मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान ज़रगा वफा और मैं हूं आपके साथ अनवर खाबर। नाज़रीन, ईद के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर से न्यू पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम बहुत सी खबरें आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। और शुरुआत में हमारे पास कुछ अच्छी खबर नहीं है, जो कि बलूचिस्तान से कुछ खबरें हैं, क्योंकि बारिशों का जो सिलसिला है वो इस वक्त लगातार जारी है। पसनी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और बारिशों के इस सेशन की वजह से हम तक देख रहे हैं कि अभी तक 5 अफराद जाम बहक हो चुके हैं, विच इज़ वेरी सैड। और 15 घरों को नुकसान भी पहुंचा है। और गुज़श्ता 3 रोज़ से जारी बारिशों के बायस बलूचिस्तान के नदी नालों में तो यानी, जबकि जो नशेबी इलाके हैं वो भी ज़ेरे आब आ चुके हैं। न्यूज़ स्क्रीन पर आप कुछ मनाजिर भी इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम KP की बात करें तो वहाँ भी बारिश के बायस मुख्तलिफ वाक़यात में 4 अफराद जाम बहक हुए हैं, 7 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। दीर अपर, लोअर चतराल, सवात और बुनेर में भी छतें गिरने के वाक़यात हुए हैं। और अगर शहर कायद का रुख करें, कराची की बात करें तो मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ये कह रहे हैं कि मुमकिन बारिश से निपटने के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कराची के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर वाटर कॉरपोरेशन की मशीनरी पहुँचा दी गई है और साथ ही चोकिंग पॉइंट पर पंप्स भी पहुँचा दिए गए। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर उधर बल्दिया उज़्मा कराची के नालों की सफाई भी जारी है, जबकि बल्दिया उज़्मा कराची के अमले की छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं और सॉलिड वेस्ट का अमला भी सड़कों पर मौजूद है। ताहम तर्जुमान सिंध हुकूमत के मुताबिक वज़ीर आला की हिदायत पर तमाम इदारे ऑन बोर्ड ले लिए गए हैं। और पंजाब की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो यहाँ पर मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश के इम्कान ताहाल मौजूद हैं, जबकि तर्जुमान PDMA के मुताबिक रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा डिवीजन, DG खान, मुल्तान, साहिवाल और बहावलपुर डिवीजन में भी बारिश होगी। अब PDMA के मुताबिक तूफानी बारिश की वजह से DG खान और कोहे सुलेमान के नदी नालों में सैलाबी कैफियत का इम्कान अभी भी बरकरार है, जबकि मरी और गलियात में बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। साथ ही साथ बालाई पंजाब के अजला में यालाबारी के भी इम्कानात रोशन हैं। और PDMA ने अवाम को आसमानी बिजली से बचाव के लिए महफूज मकामात पर रहने की हिदायत जारी करते हुए ईद के बाद परदेसियों की वापसी का सफर मौसमी तब्दीली की वजह से मुतासिर हो सकता है। और जो नुकसानात अब हम देख रहे हैं वो बढ़ते हमें चले नज़र आ रहे हैं। आसमानी बिजली की वजह से भी बताया जा रहा है कि पंजाब में 20 ऐसे लोग हैं जो कि जाम बहक हो चुके हैं। तो अभी जो सिचुएशन है बारिशों की वजह से वो तो काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आ रही है। और अभी महकमा मौसमियात के मुताबिक जो बारिशों का सिलसिला है वो आइंदा 24 घंटों के दौरान भी जारी रहेगा। सो वी ऑल नीड टू बी वेरी केयरफुल। सबको एहतियात करनी है इस हवाले से। बारिशों का जो सिलसिला है वो ये कहा जा रहा है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान जारी रहेगा। इस पर मजीद भी बात करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। मशरिकी वुस्ता में कशीदगी आलमी अमन को सबोताश कर देगी। न्यूजीलैंड से टाकरा, शाहीन कामयाब हो पाएंगे। ऑपोजिशन की हुकूमत के खिलाफ तहरीक कामयाब होगी या नहीं। और खीरे का इस्तेमाल वजन कम करने में कितना फायदेमंद। वेलकम बैक नाजरीन। और एक बार फिर से हम बात करेंगे ईरानी मसले की, जहां पर हमने देखा कि ईरान ने दमिश्क में ईरानी काउंसिल खाने पर हमले का जवाब देते हुए इसराइल पर 300 के करीब ड्रोन और मिसाइल दागे हैं। ईरान ने इसराइली दफाई तंसीबात को भी निशाना बनाया है। मनासिर भी आप इस वक्त न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं। गोलान की पहाड़ियों और शाम के करीब इसराइली फौजी ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया का यह दावा है कि तेहरान इसराइल में 50% अहदाफ को निशाना बनाने में कामयाब रहा है, जबकि इसराइल ने ईरान के मुतअद्दिद ड्रोन गिराने का दावा भी किया है। यमन के जो हौसी हैं, लबनान के हिज़्बुल्लाह और फ़लस्तीन के मज़ाहमती तंजीम हमास की जानिब से भी इसराइल पर हमले की इत्तलात हैं। और इसके अलावा ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि ईरान किसी भी फ़ौजी जारियत के खिलाफ अपने जायज़ मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद दिफ़ाई इक़दामात करने से भी दरेग नहीं करेगा। तो सिचुएशन काफ़ी ख़राब होती दिखाई दे रही है। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान के हमले के बाद इसराइली लड़ाका तैयारों का गज़ा से भी इनखला हो गया। और गज़ा जंग के बाद ये पहला मौका देखा जा रहा है कि इसराइली लड़ाका तैयारे गजा में मौजूद नहीं है। और इसके अलावा ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमेरिका को खबरदार किया है कि अमेरिका इसराइल की हिमायत और ईरान के मफादात को भी नुकसान ना पहुंचाए। जबकि दूसरी जानिब इसराइल ने ईरानी हमले पर सख्त जवाबी कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया और इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने जंगी काबीना को ईरानी हमले पर रद्द अमल देने का इख्तियार दे दिया है। दूसरी तरफ इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि ईरानी हमलों का मुंह तोड़ जवाब देंगे और इसराइल हर किस्म के हमले का जवाब
जवाब देने के लिए तैयार है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने ईरान इसराइल कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया है। जबकि एंटोनियो गुतेरेस ने अफ्रीकैन पर फौरी जंगबंदी पर जोर देते हुए कहा है कि फौजी कार्रवाई मशरिक़े वुस्ता में बड़े तसादुम का बायस बन सकती है। इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से भी एक स्ट्रॉन्ग जो कमिटमेंट है वो सामने आई है इसराइल के मामले पर। इसी पर बात कर लेते हैं, माहिर आलमी अमूर मंसूर जाफर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपका मंसूर साहब, अपना वक्त देने का। फरमाइएगा, ये जो हालिया कशीदगी है, आपको लगता है कि ये मजीद आगे चलकर किसी बड़ी कशीदगी का, किसी बड़ी जंग का सबब बन सकती है? और क्या अमेरिका और बरतानिया इनकी मुदाखलत से मामला मजीद मुल्कों तक भी फैल सकता है, आपको लग रहा है आने वाले दिनों में? जी यकीनन ये एक खतरे की अलामत तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इस वक्त जो हमें बयान देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो व्हाइट हाउस की तरफ से है, बरतानिया की तरफ से है, या खासतौर पे ईरान की तरफ से है, या खुसूस इसराइल की तरफ से है, उसमें हमें यही दिखाई दे रहा है कि ये इस वक्त तक तो ये जंग जो है, या जो लड़ाई या कशीदगी जो है कंटेन हो गई है, क्योंकि इस जंग को इस महाज पर फैलाना जो है वो ना इसराइल के मफाद में है और ना ही खुद ईरान के मफाद में, क्योंकि ईरान अगरचे उसने ये हमला जो है अपनी जो दमिश्क में उनका काउंसिल खाना है उस पर इसराइली हमले के जवाब देने के लिए किया है, लेकिन इसके जो डांडे हैं, इसके जो लिंक्स हैं, वो गजा की जंग से भी जान मिलते हैं। इस हवाले से कि आप देखिए कि इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हुआ है कि इसराइल रफा पर जो एक हमला करना चाह रहा था और पिछले काफी अरसे से वो प्लानिंग और इस हवाले से ऐलानात कर रहा था, 1 अप्रैल को इस शामी जो सरजमीन पर ईरानी कौंसल खाने के हमले के बाद जैसे ईरान ने धमकी दी कि वो इसका बदला लेगा, तो इसराइल को जो है वो अपने तमाम मंसूबे जो है वो शेल्फ करने पड़े। और अभी आपने हाल ही में खुद अपने इंट्रो में जिक्र किया कि इस जंग के नतीजे में ये जो अभी कल जो है परसों लड़ी गई है, उसमें खास तौर पे गजा को एक सांस लेने का मौका मिला है। इसराइल के वो तैयारे, वो लड़ाका तैयारे कि जो किसी भी वक्त गजा की फजा से बाहर नहीं रहते थे, उन्हें दिफाई नुक्ता नजर से इसराइल को फजा में रखना पड़ा, लेकिन इसराइल की फजा में ही रहे, क्योंकि ईरान ने जो धमकी दी थी कि उस एयर बेस को निशाना बनाया जाएगा जहां से वो F-35 तैयारा जो है वो उड़ा था, जिसने दमिश्क में उनके काउंसिल खाने को निशाना बनाया था। तो इसराइल को इस पूरे दिफाई निजाम और साथ अपना ये जो आयरन डोम और दीगर उनके जो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम थे उसको एक्टिवेट करने के लिए एक दिन के अंदर जो है $1 अरब कॉस्ट आया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी महंगी जंग है, और ये खित्ते के वो मालिक जो इस वक्त इसराइल से खौफजदा हैं, डरते हैं और किसी किस्म का रद्द-ए-अमल, चाहे वो अस्करी हो, सफारती हो, सियासी हो, जाहिर करने से गुरेजा है। ये उनके लिए ईरान की तरफ से एक मैसेज है कि देखिए कि हमने एक एक्टिविटी की है जिसमें हमने किसी सिविलियन टारगेट को निशाना नहीं बनाया, हमने फौजी, अस्करी, महाज और जो टारगेट्स हैं वो इंगेज किए हैं, और उसके नतीजे में इसराइल जो है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं बावड़ा हो गया है, और उससे समझ नहीं आ रही कि वो किस तरीके से इन मामलात को कंट्रोल करे। ठीक है, वजह है कि वो अमेरिका की तरफ भागता है, कभी वो अभी आप देखिए खित्ते में इतने बड़े पैमाने पे सियासी और डिप्लोमेटिक कोशिशें जारी हैं जिसमें सऊदी अरब हर जगह। लेकिन मंसूर साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इसराइल हमेशा से अमेरिका की तरफ भागता है, इस बार भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन अभी तक तो हम देख रहे हैं कि अमेरिकी सदर ने इसराइली वजीर आजम पर यह वाजे कर दिया है कि किसी भी किस्म का जो जारहाना ऑपरेशन होगा ईरान के खिलाफ, अगर इसराइल करता है, वैसे तो मना ही किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, अगर करता है तो फिर अमेरिका उसका पार्ट नहीं बनेगा, हिस्सा नहीं बनेगा। तो अगर फिर भी कोई जारियत होती है तो जो दीगर मगरबी ममालिक हैं, आपको लगता है एक बार फिर से इसराइल की मदद करेंगे उनके दिफाई सिस्टम में, उनको मजीद फैसिलिटेट करने के लिए? देखिए जी, ये एक मगरब की और अमेरिका की ऐसी दोहरी पॉलिसी है कि जिसका हम गजा जंग से रोज़े अव्वल से ही मुशाहिदा कर रहे हैं। अमेरिका आपको ऐलानिया तौर पे यही कहेगा, बरतानिया यही कहेगा कि वहाँ बड़ी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, वहाँ पे निहत्ते लोगों पर बमबारी हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो उनको असला, गोला बारूद और उनको सफारती और सियासी इमदाद जो है वो जिस प्लेटफॉर्म पे वो फराहम कर सकता है वो कर रहा है। यही हाल बरतानिया का है, यही हाल अमेरिका का है। अब कल के इस ईरानी अटैक को सबोताज करने के लिए, इसको नाकाम बनाने के लिए बरतानिया ने भी अपना पूरा डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किया है, और अमेरिका के तो खुद सदर ने ये कहा है कि हमने जितने ड्रोन्स हैं, जितने उनके मुख्तलिफ मिसाइल और बैलिस्टिक अटैक थे, वो हमने गिराए हैं। यानी अमेरिका अपने आप को इस जंग की खुद पार्टी के तौर पर पेश कर रहा है। तो ऐसे में अमेरिका की गैर जानबदारी वो अपनी जगह मशकूक है, और यही महसूस हो रहा है कि इस वक्त इसराइल
अमेरिका के फ्रंटमैन या उनके फ्रंटमैन स्टेट के तौर पे जो है वो गजा पर ये चढ़ाई कर रहा है, और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि ये जंग जो है वो किसी इसका ऊँट जो है किसी करवट नहीं बैठ रहा। आए रोज जो है जो है महाज खुल जाता है, और उसकी वजह जाहिरी तौर पर इसराइल को बताया जाता है, लेकिन अगर आप देखें तो पीछे जो है अमेरिका, बरतानिया और यही यूरोपीय ममालिक, लेकिन यूरोपीय ममालिक में तो अब किसी तरीके से जो मुजाहरे हुए हैं उसके बाद एक सैनिटी प्रिवेल कर रही है, उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है वो तब्दील करना है। जर्मनी पे खासतौर पे जब आलमी अदालत इंसाफ को से घसीटा गया है, ले जाया गया है, तो उसके बाद से उनका मौक़िफ़ तब्दील हुआ है। फ्रांस इसी तरीके से एक डिफरेंट मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है। अब हमारे पास जो सबसे बड़ा इशू रह गया है वो खित्ते के जो अरब और खलीजी ममालिक है उनका इस इशू इस कज़िये के हवाले से कोई दलेराना मौक़िफ़ हमें देखने को नहीं मिल रहा। वो आज भी अपने आप को अमरीकी पनाह में खुद को महफूज ख्याल करते हैं, और यही वजह है कि वो किसी लबकुशाई से गुरेजा है, और इसी वजह से इसराइल जो है वो इस खित्ते को और खासतौर तो फिर मंसूर साहब, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, हमने देखा है कि ना तो खलीजी ममालिक की तरफ से कोई दलेराना बयान जो है वो सामने आया है, ना ही सऊदी प्रिंस के हवाले से लोग जो है उनके तर्ज अमल को अब पसंद कर रहे हैं। बहरहाल गजा में जगबंदी के मामले पर तो अक़वाम मुत्तहिदा हमने देखा मुकम्मल तौर पर हमें फेल नजर आई, लेकिन जब इसराइल का अटैक हम देखते हैं ईरान इसराइल मामले पर, आपको लगता है कि सलामती काउंसिल यहाँ पर अपना कोई किरदार अदा करेगी? आप देखिए जी, जो रद्द-ए-अमल आपको देखने को मिल रहा है उसका अगर आप कंपैरिजन करें कि गजा जंग के मौके पे, या अगर हम उसको नैरो डाउन करें खासतौर पे जब दमिश्क पर हमला किया गया उनके ईरानी काउंसिल खाने पे, तो काउंसिल खाना या सफारत खाना वो उस मुल्क का हिस्सा शुमार होता है। एक लिहाज से इसराइल ने ईरान पर हमला किया था, तो हमें किसी यूरोपीय मुल्क की तरफ से, किसी अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से इसराइल की इस कार्रवाई की मुज़म्मत देखने को नहीं मिली। लेकिन उसके अलरगम अगर आप देखें तो जैसे ही ईरान ने अटैक किया है तो पूरा मगरबी दुनिया, अमेरिका समेत, और खासतौर पे अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल तो चंद घंटों के अंदर अंदर जो है वो इजलास बुलाए हुए तैयार होगी। तो इससे आप इन आलमी इदारों का, इन वर्ल्ड फोरम का जो है, वर्ल्ड कैपिटल का दोहरा मयार आप जज कर सकते हैं कि जब उनके अपने मफादात पे जिक्र पड़ती है, जद पड़ती है, तो वो फौरन गड़बड़ा उठते हैं, और उसके लिए कोई भी इंतहाई रद्द-ए-अमल, कोई भी इंतहाई मौक़िफ़ इख्तियार करने से गुरेज़ा नहीं होते। लेकिन उसके मुकाबले में जब मज़लूम निहत्ते फ़लस्तीनियों का कज़िया उनके सामने पेश होता है तो उन्हें सांप सूंघ जाता है, और फिर वो लैतोलान और मुख्तलिफ अगर मगर के पॉलिसियां करके इस चीज को इतना तूल देते हैं कि आज गजा की जंग को 6 माह से ज्यादा का अरसा हो गया है, लेकिन वहां पे फलस्तीनियों के मसाइब, आलाम, दुख दर्द उसमें जरा बराबर में कमी नहीं है, बल्कि आए रोज उसमें हर रोज एक नया चैप्टर का इजाफा होता है। जिस तरीके से पूरे इसराइल की इस बमबारी के नतीजे में पूरे गजा का हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर वो बलिया मेड करके रख दिया गया है, और फलस्तीनी जो है वो मौसमी शदायत के रहमो करम में मुख्तलिफ कैंपों के अंदर जो है वो सब ह्यूमन कंडीशन जो है उसके अंदर जिंदगी गुजारने में मजबूर है। उन्होंने अपना मुकद्दस और मुबारक महीना, जिसको वो बड़े शान शौकत से हमेशा तमाम के साथ मनाते थे, उन्होंने टूटी हुई मस्जिदों के मलबे के ऊपर जो है वो नमाजें अदा की हैं, तरावियां अदा की हैं, अपने मलबे पे बैठ के सूखी रोटियों के साथ जो है वो अपने रोजे इफ्तार करने पर मजबूर थे। जबकि उसकी एक और चीज मैं आपसे क्लैरिफिकेशन उसकी चाहूंगा। सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि एक बयानिया बनाया जा रहा है ईरान के हवाले से, और ये बात की जा रही है कि 300 मिसाइल ड्रोन दाग दिए गए इसराइल पर, कोई भी इस तरह का कोई नुकसान सामने नहीं आया है, और ये किस तरह का हमला था कि इसमें हमसाया ममालिक समेत तकरीबन तमाम ही ममालिक को बता दिया गया था कि हम ये करने जा रहे हैं। इनके ये कॉन्सेप्ट पेश किया जा रहा है कि क्या हमला करने से पहले इत्तला दी जाती है या इत्तला दी जानी चाहिए? देखिए, जिस अंदाज से ईरान ने बयानात दिए थे और अपनी तैयारियां कर रहा था, आज के दौर में जो है जिस तरीके से दुनिया की इंटेलिजेंस बड़ी एक्टिव है, तो इस चीज को गेज करना तो मुश्किल नहीं था कि ईरान हमला करने जा रहा है। अभी आप ये जो बात कर रहे हैं ये बेसिकली सोशल मीडिया पे एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है वो प्रोपेगेंडा कर रही है। उस प्रोपेगेंडे की नफी आज खुद अमेरिका ने अपने व्हाइट हाउस ने बयान में कर दी है कि ईरान ने हमें किसी किस्म के हमले के बारे में पेश की कोई बदला नहीं किया था। इसमें तुर्की को इन्वॉल्व किया जा रहा है कि शायद ईरान ने, क्योंकि अमेरिका और ईरान इसराइल के ईरान और अमेरिका के बराह रास्त उस अंदाज से रवाबत नहीं है, तो वो ये कहा जा रहा है कि तुर्की के जरिए उन्होंने मैसेज दिया
जबकि खुद आज अमेरिका ने इस बात की नफी कर दी है कि हमें इस नौयत का कोई मैसेज नहीं मिला। ये तो बुनियादी तौर पे जो फील्ड पे एक्टिविटीज ईरान कर रहा था और जिस अंदाज से अपने जमीनी जो सिस्टम था उसको मोबिलाइज कर रहा था, ये जो उसके इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी उसके नतीजे में, और आप देखिए कि इसके पैरेलल इसराइल आए रोज इसी नौयत के बयान दे रहा था जिससे उन्हें अंदाजा हो रहा था कि ईरान हमला करेगा। और खुद अमेरिका जो है वो ये बात बारहा इस पूरी तैयारी के दौरान कहता रहा कि ये हमला नागुज़ीर है और इसका वक्त और जगह का इंतखाब जो है वो यकीनन ईरान ने करना है। तो ये एक बेसिकली जमीनी जंग के साथ साथ एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, और इस वक्त साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में जो सबसे इफेक्टिव टूल हमें दिखाई दे रहा है वो सोशल मीडिया का है, और ये फेक न्यूज और इसी नौयत के गलत प्रोपेगेंडे के जरिए जो है वो असल चीज जो है उस पर गर्द बिठाई जाती है। ये गलत और ये जो फेक प्रोपेगेंडा है डेफिनेटली ये मामले को मजीद तूल भी दे सकता है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर मामला तूल पकड़ जाता है तो हमने देखा कि ईरान का हमला नाकाम बनाने के लिए तो उर्दन भी सामने, बरतानिया भी सामने, फ्रांस भी सामने, अमेरिका भी सामने, लेकिन आपको लगता है कि ईरान की मदद को भी कोई मुल्क पहल कर सकता है, वो भी अपना कदम आगे बढ़ा सकता है? और अगर ऐसा है तो आप मुस्लिम कंट्रीज में से फिर आप किसको ऐसा देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं? देखिए जी, हम हमसाया मुल्क होने के नाते यकीनन ईरान जो है उसके हवाले से एक अपना मौक़िफ़ रखते हैं, और खासतौर पर कल जो दफ्तर खारजा ने एक बयान दिया है, अगर बड़ा ही एक आप कह सकते हैं सफारती जुबान में उन्होंने उस बात को एड्रेस किया है, लेकिन वो पाकिस्तान के कंसर्न को शो करता है, क्योंकि पाकिस्तान भी हमसाया मुल्क अगरचे हमारे ईरान के साथ अभी माजी करीब में जो ताल्लुकात सरहदों के हवाले से ज़्यादा खुशगवार नहीं रहे, लेकिन बहरहाल दोनों मुल्कों के देरीना ताल्लुकात हैं, और ईरान उन ममालिक में शामिल है जिन्होंने पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया था। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये, और इसी के साथ साथ जो आप खलीजी ममालिक की बात कर रहे हैं या दीगर ममालिक की बात कर रहे हैं, तो वो अपनी जगह कंसर्न रखते हैं, लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं है कि रशिया और चाइना के हवाले से हम बात करें तो इनका किरदार आप क्या देख रहे हैं मंसूर साहब? जी, यकीनन आपने नोटिस किया होगा कि इस वक्त इस जंग के नतीजे में जो रशिया है और जो चीन है, उन्होंने बहुत ही जिसे कहना है जचतुल्ला मौक़िफ़ इख्तियार किया है, और एक लिहाज से अपनी टैसिट सपोर्ट जो है वो ईरान के पलड़े में डाली है। और खासतौर पे रूस जो है वो जो चीन खुद इस वक्त ईरान से तेल भी खरीद रहा है कतई इसके कि उस पर अमेरिकी पाबंदियां हैं, इसी तरीके से रूस भी इस सारे प्रोसेस में ईरान को फैसिलिटेट करता है। तो इस वक्त अगर उस सियासी मौक़िफ़ को एक तरफ भी रखते हैं तो ये इक़्तिसादियात की जंग है। तो इस मईशत की जंग में यकीनन वो मुल्क के जिनका मफाद इस वक्त चाइना के साथ वाबस्ता है, ईरान के साथ वाबस्ता है, चाहे वो चीन हो या रूस हो, वो यकीनन ईरान के साथ जो है ईरान को इस किसी भी आजमाइश की सूरत में तनहा नहीं छोड़ेंगे। वैसे भी जो एक लार्जर सिनेरियो इस वक्त जो आलमी जंग के हवाले से बात की जा रही है वो एक फार-फेच्ड थ्योरी तो मौजूद है, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो इस जंग के हवाले से इतने फेवरेबल नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो तमाम दुनिया है वो जिस तरीके से माशी तौर पे एक नसीहत का शिकार है, और ख़ासतौर पे खित्ते के वो अरब ममालिक के जो इस वक्त अपने यहाँ एक बड़े इक़्तिसादी रेल के लिए अपने मुख्तलिफ विजन जो हैं उन्होंने मुतारफ करा रखे हैं, और इसी तरीके से मुख्तलिफ रेलवे नेटवर्क और ज़मीनी जो राब्ते हैं वो बहाल कर रहे हैं। तो वो कभी नहीं चाहेंगे, बिलखुसूस चाइना तो ये कभी नहीं चाहेगा कि उसका जो सीपैक या उसका जो रोड बिल्ड प्रोजेक्ट है वो किसी तरीके से सबोताज हो। यकीनन उसका एक बेनिफिशियरी जो है वो ईरान भी है, और इस तनाजुर में अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ कि ये ममालिक खुदा न खास्ता अगर कोई इसका आगे कोई हार्डशिप वाला सिनेरियो बनता है जी, तो उसमें ये अपना नाम के पलड़े में डाल सकते हैं। बहुत शुक्रिया माहिर आलमी उमूर मंसूर जाफर साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान, और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे ईरान इसराइल मामले के हवाले से, और अभी प्रोग्राम के सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर एम्बेसडर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब ने। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा, इस वक्त आप खुद भी न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, और अगर हम ओवरऑल सिचुएशन देखें अमेरिका के किरदार के हवाले से सुपर पावर होने के नाते, तो इस वक्त जो अमेरिकन हैं वो क्या सोच रहे हैं, और जो वहाँ के यूँ कह लीजिए कि पोलिटिकल हल्के हैं वो इस बारे में क्या राय रख रहे हैं? आगे रिएक्शन को आप किस तरीके से देख रहे हैं? जी, आगे अमेरिका का तो यही ख्याल है और अमेरिका की पब्लिक का भी
कि इस पे एस्केलेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ हो जाएगा वो। हालांकि अमेरिका ये हरगिज नहीं चाहता कि इजराइल पर मजीद कोई अटैक हो, लेकिन इस अटैक के बारे में 72 घंटे पहले अमेरिका को बता दिया था ईरान ने, और ईरान ने अपने बाकी पड़ोसी ममालिक को भी बता दिया था कि हमने अटैक करना ही करना है, क्योंकि ये आर्टिकल 51 अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक हम अटैक करेंगे, क्योंकि हमारे काउंसलेट पे अटैक हुआ, जो कि समझा जाता है कि मुल्क का हिस्सा है। जिस मुल्क के काउंसलेट या एम्बेसी पर अगर अटैक हो, सीरिया में जो हुआ था, उस सिलसिले में इजराइल ने तकरीबन 1.5 दिन पहले अपनी तमाम फिजाई हदूद को खाली करवा लिया था, यानी तमाम एयरक्राफ्ट की नकलो हरकत खत्म करके आयरन डोम को उन्होंने मजबूती के लिए बिल्कुल तैयार करके रख लिया था कि जब कोई ईरान की तरफ से कोई ड्रोन्स या कोई मिसाइल या क्रूज आएंगे तो उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा, जो कि उन्होंने काफी हद तक कर लिया। और सबसे बड़ी बात यह, आपने अमेरिका के हवाले से सवाल किया, अमेरिका ने 2 बहरीन बेड़े मजीद अपने लगा दिए थे, क्योंकि 1 हफ्ते पहले से उनको अंदाजा था और 72 घंटे पहले ईरान ने खुद बता दिया था। तो उस लिहाज से सिर्फ इसलिए ये बहरी बेड़े मजीद लगाए गए थे कि उसे इस्तेमाल करके उसमें जो साजो सामान था वो खास तौर पर पेट्रियट मिसाइल्स के हवाले से, जो कि आयरन डोम के हवाले से है, जिसकी वजह से 300 जो प्रोजेक्टाइल फायर किए गए, जिसमें के क्रूज मिसाइल भी थे, ड्रोन भी थे और मिसाइल भी थे, तो उसमें से ज्यादातर को न्यूट्रलाइज किया गया। लेकिन ईरान का भी मकसद ये हरगिज नहीं था कि किसी आबादी पर उसको हदफ बनाया जाए। ईरान ने एक बेसिस को 2-3 को हदफ बनाया, एक बेस को उन्होंने हिट भी किया, और ये वो बेसिस थे जो कि मकबूजा फलस्तीन में ही थे जिसको के हदफ बनाया। और खास तौर पर ईरान ने उसको अपना अनाउंस किया कि ये वियना कन्वेंशन 61 के तहत, जिसमें कि आप डिप्लोमेटिक मिशंस को, यानी डिप्लोमेटिक जो बिल्डिंग्स हैं या जो एम्बेसीज हैं या काउंसलेट हैं, उन पे आप हमला नहीं कर सकते, तो या और बाकी तमाम जो उसमें लवाजमात दिए हुए हैं उसके मुताबिक उस पर अमल करना होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनल कानून, जिसका मैंने जिक्र किया, चार्टर अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर 51, इसीलिए इजराइल पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला गया कि रिटेलिएट न करे। गो के इजराइल के कैबिनेट ने ये डिसाइड किया है कि वो भी अपना हक महसूस करते हैं कि रिटेलिएट करेंगे। मेरा अपना तजिया ये है कि इजराइल मुस्तकबिल करीब में रिटेलिएट करने के काबिल नहीं, क्योंकि उसे एक तो प्रेशर अमेरिका का, लेकिन प्रेशर से हटकर उसको इजराइल को पता है कि अब ईरान ने पहली मर्तबा अपनी सरजमीन से इजराइल के वजूद में आने के बाद पहली मर्तबा इजराइल की सरजमीन पर डायरेक्ट हमला किया है। और अब इसके बाद ये मामला, जिसको पंजाबी में कहते हैं झाका खुल गया है, अब ईरान मजीद भी हमले कर सकता है इस मामले में। और अमेरिका का और इस वक्त इजराइल का, जो इस पे इजराइल का खर्चा है तकरीबन 1 अरब 25 करोड़ डॉलर के करीब सिर्फ आयरन डोम पे जो फायर किए हैं, और जबकि उसके मुकाबले में ईरान का कोई खास खर्चा नहीं आया, क्योंकि मिसाइल ईरान सस्ते बनाता है। तो इजराइल को देखा जाए तो उसको काफी, और इजराइल पूरा ट्रॉमाटाइज हो गया है। इसराइल के लिए एक बड़ी एक्सपेंसिव जंग यकीनी तौर पर हो सकती है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप भी ये कह रहे हैं, अमेरिका की पॉलिसीज को आप किस तरह से देख रहे हैं? जब से गजा का मामला भी शुरू हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि जो अमेरिका की पॉलिसी है वो डबल पॉलिसी हमें दिखाई दी है। पहले इसराइल को सपोर्ट भी करते रहे हैं, बहुत से मगरबी ममालिक आज भी यही कहते दिखाई दे रहे हैं कि जो भी गजा में हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन उसको रोकने की कोशिश कहीं पर भी हमें दिखाई नहीं देती। इस मामले को आपको क्या लगता है, इस मामले को भी इसी तरह से डील किया जाएगा? अभी इसराइल को मना किया जा रहा है और बाद में फिर इसराइल को सपोर्ट भी फराहम कर दी जाएगी अगर इसराइल रिटेलिएट कर देता है? नहीं, सपोर्ट इसराइल को रिटेलिएशन करने में इसलिए नहीं की जाएगी कि उनको पता है कि ईरान इस काबिल है, खासतौर पे ईरान की जो प्रॉक्सी और जो मलेशिया है और ईरान की प्रेजेंस है लबनान में, फलस्तीन में, इराक में, सीरिया में और इवन गल्फ कंट्रीज के बहुत सारे इलाकों में, तो ईरान पता है उन ममालिक को, खासतौर पर यूनाइटेड स्टेट्स को, कि उनकी जो इंटरेस्ट है बेसिस। आपको याद होगा 2020 में जब सुलेमान उनके जो कमांडर थे, कमांडर इन चीफ थे, जब उनको हदफ बनाया था इराक में, तो उसके उस वक्त भी 5 मिसाइल डाले गए थे अमेरिकन बेस पर, और अमेरिका ने इस पर रिटेलिएट नहीं किया था,
क्योंकि वो 5 मिसाइल ईरान ने कहा था कि हमने इसको अपना हक इस्तेमाल करते हुए जरूर आप पर हम अटैक करेंगे, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर जिसका मैंने हवाला दिया उसमें ये दिया हुआ है कि कोई इंडिविजुअल कंट्री उस पर हमला होता है तो वो हमला का जवाब दे सकता है। ईरान इस पूरे खित्ते में बहुत ज्यादा ताकतवर है ड्रोन के हवाले से और मिसाइल के हवाले से। ईरान के पास जो ड्रोन हैं उसकी 17,000 किलोमीटर की रेंज है और उस रेंज तक वो पहुंच सकता है। मिलिट्री उनकी 6 लाख से ज्यादा है, इजराइल की सिर्फ 2 लाख है। ईरान के टैंक 4000 हैं, इजराइल के 2000 हैं। तो ईरान को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जो डॉक्टर साहब आपने इस वक्त कंपैरिजन, मिलिट्री कंपैरिजन ड्रॉ किया है, उसके हवाले से तो यही नजर आ रहा है कि ईरान ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन नेबर कंट्री होने के नाते आपको लगता है कि पाकिस्तान को आने वाले दिनों में किसी न किसी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ईरानी सदर जो है वो पाकिस्तान का पहला दौरा करने वाले हैं इस हमले के बाद। न सिर्फ ये बल्कि सऊदी बड़ा हाई पावर डेलीगेशन परसों वो भी तो आ रहा है ना हमारे पास, और वो 5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के हवाले से आ रहा है। तो ये, और जब भी इस किस्म की कोई डेलीगेशंस आती हैं तो खित्ते में जो भी सूरत हाल होती है उस पर उसका भी तस्करा होता है, उस पर बात होती है। तो आपकी बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान ऐसे मामले में या पूरे खित्ते की वो ममालिक जिनके ताल्लुकात दोनों ममालिक से हैं, और हमारे सऊदी अरब तो नहीं है, ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, तो हमें थोड़ा सा बैलेंस करके चलने में दुश्वारी तो बहरहाल होती है, लेकिन हम अपनी वही पॉलिसी जो पहले थी, लेकिन फजाई अड्डों के मामले के हवाले से कोई ना कोई मुतालबा आपको लगता है सामने आ सकता है ईरान की तरफ से पाकिस्तान को लेकर? पसे पर्दा बहुत सारे मुतालबात आ रहे होते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान इस चीज का मुतहम्मिल हो सकता है या पाकिस्तान इस चीज का हामी भर सकता है। न पहले कभी ऐसा हुआ, न मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान ऐसी कोई किस अमल में हिस्सा ले सकता है मेरे तजिए के मुताबिक। ठीक है। और डॉक्टर साहब, जिस तरह से ईरान गैस पाइपलाइन की अगर बात करें हम पाकिस्तान के साथ, तो अमेरिका पहले भी ये कह चुका है और अभी ईरानी सदर भी पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। आपको लगता है कि इसमें कोई पेशरफ्त हो सकती है? क्योंकि मैथ्यू मिलर ने ये कहा था कि अगर ईरान और पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का मंसूबा होता है तो फिर पाकिस्तान को सैंक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, वो उस वक्त की बात है, लेकिन बाद में अभी जो खित्ते में जो सूरत हाल चल रही है और जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है, आप देखें कि IMF के अभी ट्रांचे हमें बहुत आसानी से, यानी ज्यादा तकदो नहीं करनी पड़ी। अगला हमारी जो IMF का एक्सटेंडेड प्रोग्राम है वो भी हमें मिलने की बड़ी पूरी कभी उम्मीद है। तो लिहाजा उसकी वजह यह है कि अमेरिका उस मामले में मावनत कर रहा है, और इस मामले में भी जब इंडिया को वो वेवर दे सकता है तो पाकिस्तान इस वक्त ताल्लुकात अमेरिका के साथ, और अमेरिका को पाकिस्तान की जो थोड़ी जरूरत मजीद पड़ गई है खित्ते के लिए, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ईरान पाकिस्तान से वो अपने वही जो बाहिमी मरासम पहले हचकोले खाते हुए कभी कभी अच्छे कभी बुरे, तो अभी अच्छे के तरफ जाने के तरफ नामजन है। और वो उस लिहाज से देखा जाए तो अमेरिका की मावनत इसमें शामिल हो सकती है, जिसकी वजह से हमें दुश्वारी वो नहीं होगी जो हम पहले समझते थे। सही, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जमाल अहमद खान, न्यूयॉर्क से फिर हमारे साथ मौजूद थे और मौजूदा मामलात के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। और अब बात करेंगे हम क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ है वो शुरू होने वाली है। 5 मैचेस की सीरीज़ खेलने के लिए न्यूजीलैंड की जो टीम है वो इस वक्त पाकिस्तान पहुंच चुकी है और मेहमान टीम आज आराम करेगी, जबकि 16 और 17 अप्रैल को ट्रेनिंग में वो हिस्सा लेने जा रहे हैं। और साथ ही साथ न्यूजीलैंड स्क्वाड में हम देख रहे हैं कि जो प्लेयर्स हैं वो इस वक्त पहुँच चुके हैं, जबकि पाकिस्तानी स्क्वाड की अगर हम बात करें तो हमें काफ़ी नए नाम भी नज़र आ रहे हैं। बाबर आजम हैं, अबरार अहमद है, आजम खान है, फ़खर जमान है, इफ्तिखार अहमद है, अहमद वसीम की वापसी हुई है, मोहम्मद अब्बास आफरीदी हैं, मोहम्मद रिजवान है, मोहम्मद आमिर की वापसी है पाकिस्तानी टीम में, इरफान खान हैं, नसीम शाह हैं, साइम अयूब हैं, शादाब खान हैं, शाहीन आफरीदी हैं, उस्मान खान हैं, जमान खान भी शामिल हैं, उसामा मीर भी है, जबकि हेड कोच अजहर महमूद आज टीम को ज्वाइन करने जा रहे हैं। बिल्कुल, इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस। अवैस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त, इन वेरी गुड मॉर्निंग। अवैस, ये जो टीम
आई है पाकिस्तान, पहले इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, बाद में हम अपने प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस के बारे में आपसे बात करेंगे। ये जो टीम आई है, कहा जा रहा है कि इसमें प्लेयर्स बी और सी कैटेगरी के हैं। इससे पहले भी जो न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान भेजी गई थी उसमें भी कुछ इसी तरह का मामला था, क्योंकि इनके सीनियर प्लेयर्स इस वक्त IPL खेलने के लिए गए हैं। तो आपको लगता है कि PCB में चूंकि खुद भी चेयरमैनशिप को लेकर बड़ी एक अहम तब्दीली हुई है, अब पाकिस्तान को इस मामले को चेकअप करना होगा? अस्सलाम वालेकुम। देखें, एक तो मुझे पता है कि अगर मैं पूरी न्यूजीलैंड स्क्वाड की अगर बात करूं तो कंप्लेंट्स तो वहां से बहुत ज्यादा हैं कि उनके ज्यादातर प्लेयर इस वक्त IPL खेल रहे हैं। और वो केन विलियमसन की अगर बात करूं तो आपको पता है वहां से बार बार इमेजेस भी आ रही हैं कि बेंच लाइन पे बैठे हैं। IPL के मैचेस अभी उन्होंने ऐसा ज्यादा प्लेइंग 11 में खेले नहीं है। तो ये तो चीज है कि जो अगर मैं इंटरनेशनल क्रिकेट कैलेंडर की बात करूं तो कहीं ना कहीं चाहे जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको सोचना पड़ेगा क्या यार प्रायोरिटी कौन सी है, वो लीग क्रिकेट ज्यादा रहेगी या इंटरनेशनल जो अपने मुल्क को आपने रिप्रेजेंट करना है वो ज्यादा आपकी प्रायोरिटी है। क्योंकि कहीं ना कहीं नजर अब आपको आता है कि पैसा जो है वो आपको अपनी तरफ प्लेयर्स को खींच रहा है और आप नेशनल ड्यूटी को छोड़ के आप कहते हो कि जी मैं अपनी पर्सनल जो तरजीह है उसको अपना जो भी अपना मसरूफियात है उसको ज्यादा तरजीह दे दूं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड हो चाहे कोई भी क्रिकेट बोर्ड उसको इस चीज पे जरूर अपना सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान की अगर बात करूं तो पाकिस्तान को ऑब्जेक्शन तो इस सेंस में नहीं लगता, नहीं उठा सकते आप, क्योंकि ये न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का अपना मामला है। आप सिर्फ इस पे बात कर सकते हो कि आपके प्लेयर्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, बाकी ऑब्जेक्शन तो ऐसा आप उठा नहीं सकोगे। लेकिन सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। एक चीज मैंने कहा ना, पॉजिटिविटी भी होती है, नेगेटिविटी भी होती है। पॉजिटिव चीज एक और भी है इसके अंदर, अगर आप प्लेयर्स की बात करें जब आप इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये वो प्लेयर्स बेशक बी कैटेगरी के हो, सी कैटेगरी के प्लेयर्स हो, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप ऊपर आए होते हैं। ये भी मार खा के न्यूजीलैंड के लिए अपना अवेलेबल हैं। ये भी अपना बहुत ज्यादा लीग वहां पर खेल के और बहुत ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के न्यूजीलैंड परफॉर्मेंस दिखा के तो न्यूजीलैंड को सर्व करने आ रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो काकुल में आपका ट्रेनिंग कैंप लगा था, इसी सीरीज पे आप आगे अपना प्लेइंग 11 जो उनसे अपने जेन में रख के वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करोगे, क्योंकि इसके बाद आपकी टफ सीरीज है वो इंग्लैंड के खिलाफ है, वो आसान सीरीज आपके लिए नहीं होगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान। लेकिन अवैस मसला हम यहाँ पर फिर ये देखते हैं कि जब कोई भी बी टीम आती है या सी टीम आती है, उसके बाद अगर पाकिस्तानी टीम यहाँ पर ये 5 मैचेस की सीरीज जीत भी जाती है, 5-0 से भी जीत जाती है, आगे T20 वर्ल्ड कप में जब हम जाएंगे फुल फ्लेश टीम से, न्यूजीलैंड की टीम से हमारा मुकाबला होगा, वहाँ पर फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उस हवाले से ये सवाल किया गया आपसे। देखिए, ये तो इश्यूज होते हैं, आपको पता है, क्योंकि जिस वक्त आपका एक फुल फोर्स प्लेइंग 11 ना हो, चेंजेस बीच में आई हो, तो आपका थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ कि वो जो टीम का जो एक मोराल बना होता है न्यूजीलैंड का, वो टूटा होता है। डिफरेंट स्क्वाड आपको मिलता है यहाँ पर खेलने में। लेकिन जब अगर ऐसी साइड आपके पास खेलने आती है तो बेस्ट चांस आपके पास ये होता है फिर अपना कॉम्बिनेशन आप खुद ट्राई करते हो। पाकिस्तान का जो इस वक्त जो कॉम्बिनेशन बड़ा तगड़ा कॉम्बिनेशन है। मुझे याद है जब काकुल में जिस वक्त ट्रेनिंग कैंप लगा हुआ था, डिसाइड होना था कि प्लेइंग जो सा स्क्वाड कौन सा होगा या 15 रुकनी स्क्वाड कौन सा आपका होगा, तो मैं खुद भी ये बात कर रहा था कि अगर चीफ सेलेक्टर होता तो मेरा सर घूम जाता, क्योंकि इतना तगड़ा आपका स्क्वाड आपको नजर आता है। इमाद वापस आ रहे हैं, मोहम्मद आमिर वापस आ रहे हैं, यहाँ पर बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने परफॉर्म किए पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। तो किसको आप निकालेंगे, किसको आप रखेंगे? अगर ऐसी स्क्वाड की बात करूं जिधर न्यूजीलैंड को आपको लग रहा है कि अपना इतना तगड़ा स्क्वाड नहीं यहाँ पर ट्रैवल किया, तो आप चेंजेस कर सकते हो अपने प्लेइंग 11 के अंदर। आप हर मैच के अंदर आप कोशिश करते हो कि आप नए लड़के को इंडक्ट करें ताकि आपके पास एक बेस्ट जो सा कॉम्बिनेशन तैयार हो। क्योंकि मैंने कहा ना, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसी सीरीज के निस्बत आपने इंग्लैंड लेके जाना और आपके फिर जेन में होगा कि ये 15 लड़के होंगे जो कि ट्रैवल करेंगे वर्ल्ड कप खेलने के लिए। वहां पर वर्ल्ड कप जिधर होना है वो एशियन कंडीशंस के हिसाब से, ये कैरेबियन में आपको पता है सच बॉल इतना ज्यादा प्राइस नहीं होता। यूएस की भी बात करूं तो इतना ज्यादा प्राइस बॉल नहीं होता, वहां पर बॉल थोड़ा लो रहता है। तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को कहीं ना कहीं इन कंडीशंस का फायदा उठा के अपनी बेस्ट जो पॉसिबल 11 है वो उतारनी पड़ेगी स्क्वाड में। अच्छा ओवैस, जहां पर ओवरऑल टीम के लिए आप ये कह रहे हैं कि सिचुएशन ऐसी है कि उनको अपना बेस्ट देना पड़ेगा, वहां पर 2 प्लेयर्स ऐसे भी हैं कि जिनके लिए ये जो सीरीज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली मैं बात कर रही हूँ पहले तो बाबर आजम के हवाले से, जो कि अपनी दोबारा कैप्टनसी हासिल करने के बाद अब इस टीम को लीड करने जा रहे हैं। दूसरा ये कि शाहीन शाह अफरीदी की, जिन पर पहले बहुत ज्यादा कैप्टनसी का प्रेशर था और साथ ही साथ उन्हें परफॉर्म भी करना था, लेकिन उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो इन दोनों प्लेयर्स का फ्यूचर इन सीरीज में आप किस तरह से देख रहे हैं? अब देखिए, 2 चीजें यहाँ पर। अगर मैं थोड़ा सा दोहराना चाहूँ, जो बाबर आजम के साथ हुआ था तब भी गलत हुआ था जब कप्तानी से उतारा गया। अब जब शाहीन को उतारा गया तब भी गलत एक तरीके से अब उतारा गया, क्योंकि एक ह्यूमन साइकी है ना। देखें, कहीं ना कहीं दिमाग में बहुत सी चीजें आपके आती हैं ऐसा प्लेयर, ऐसा ह्यूमन के, यार कहीं इसने तो नहीं कुछ किया, कहीं इसने तो नहीं कोई बीच में कोई मामला किया जिसकी वजह से शायद मुझे साइडलाइन किया हो। लेकिन जब अगर आप बाबर आजम को यहाँ कप्तान बना दिए, फिर इसका मतलब आप उनको फुल फ्लेज पावर्स भी देते हो। ये नहीं कि खाली पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा एक अलमिया अनफॉर्चुनेटली टीम में कि आप सिर्फ
अभी तक स्टिल मैं अगर यहाँ पर बैठा हूँ, शायद बहुत से लोगों के दिमाग में हो कि क्या बाबर आजम वर्ल्ड कप तक कप्तान है, क्या बाबर आजम चैंपियंस ट्रॉफी तक कप्तान है, या क्या बाबर आजम सिर्फ न्यूजीलैंड सीरीज के लिए कप्तान है, कि अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की सीरीज बड़ी बुरी जाती है तो क्या बाबर आजम पे फिर क्वेश्चन मार्क्स उठने लग पड़ेंगे, क्या फिर ड्रॉप किया जाएगा टीम से। तो बहुत सी चीजें यहाँ पर चलती हैं, लेकिन एक मौका मिला है वापस। बाबर आजम ने अपनी स्ट्राइक रेट को भी इंप्रूव किया था पेशावर ज़ल्मी के लिए, पीएसएल में आपने देखा उन्होंने बहुत से शटअप भी दिए लोगों को अपनी स्ट्राइक रेट से। लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल की बात आ रही है, फिर आपको कुछ और चाहिए होता है टीम से। ऐसा प्लेयर आपको कुछ और करना पड़ता है, ऐसा कप्तान आपको कुछ और करना पड़ता है। स्क्वाड बड़ा तगड़ा है आपको, लेकिन क्या स्क्वाड आप लेके चलते हो। वर्ल्ड T20 की बात करूं तो बाबर आजम की कप्तानी में आपको पता है पाकिस्तान बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस T20 वर्ल्ड कप में दिखा चुका है। यही उम्मीद पाकिस्तान से इस दफा भी होगी कि अच्छे परफॉर्मेंस दिखाए। शहनशाह अफरीदी मुझे पता थोड़ा सा ड्रॉप उनकी पेस में भी आया है, बॉलिंग में भी आया है, लेकिन शहनशाह अफरीदी आपको पता है दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स के अंदर अभी भी जाने जाते हैं। क्या तगड़ा फास्ट बॉलर है, आपका जो स्पेल वो निकालते हैं। फिर आमिर के साथ उनका होना, फिर उसके बाद नसीम शाह का होना, तो बड़ा एक फैक्टर पाकिस्तान की बॉलिंग यूनिट के अंदर आपको नजर आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन और यकीनी तौर पर अब हम ये देख रहे हैं कि जो सीरीज़ अभी होगी एक अच्छी तैयारी है पाकिस्तानी टीम के लिए। T20 वर्ल्ड कप आने जा रहा है, टीम की यूनिटी भी हम देख लेंगे, टीम की परफॉर्मेंस भी यहाँ पर देख ली जाएगी। जिस तरह से आपने बात की है, शाहीन की बात करें, आमिर की बात करें, नसीम शाह की बात करें, तीनों बॉलर्स आपको लगता है कि एक ही टीम में किस तरह से फिट होंगे? तीनों नए बॉल से बॉल करते हैं, किस तरह से पॉसिबल है? मैंने आपको बात सही ना कि अगर मैं सिलेक्टर होता लिटरली मेरा सर घूम जाता, क्योंकि आपका एक बड़ा स्क्वाड यहाँ पर नजर आता है। आप खाली 3 बॉलर्स की बात कर रहे हैं, नसीम शाह मौजूद हैं, इसके अलावा मोहम्मद आमिर, आपके पास शहनशाह अफरीदी हैं, फिर अब्बास अफरीदी आपके पास मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता कि आमिर जमाल क्यों नहीं फिट हो इस टीम के अंदर। आपको पता बड़ा तगड़ा एक प्रॉस्पेक्ट है पाकिस्तान का। हारिस रऊफ अभी इंजरी का शिकार है, तो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग आपका पेस बैटरी का बॉलिंग लाइनअप आपकी नजर आती है। लेकिन अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करूं जो पाकिस्तान में सीरीज खेली जानी है, तो आपको ये तीनों फास्ट बॉलर्स ऑटोमेटिक सिलेक्शन आपको है। मोहम्मद आमिर की बात करें, शाहीन की बात करें और नसीम शाह की बात करें, क्योंकि आपका जो स्पिन बॉलिंग ऑप्शन है वो भी आपके पास 2 तगड़े ऑलराउंडर्स यहाँ पर शादाब खान और इमाद वसीम की शक्ल में आपको नजर आते हैं। तो बॉलिंग यूनिट एक बड़ा तगड़ा स्पेल। इससे पहले आपको पता है कि डेजर्ट वाइपर्स के लिए मोहम्मद आमिर और शहनशाह अफरीदी दोनों अटैक पेस के अंदर मौजूद थे, तो वही चीज आपको नजर आती थी कि एक एंड से जो उनसे आपकी इकोनॉमी रेट मेंटेन होती थी, दूसरे एंड से आपका जो बॉलर है वो स्ट्राइक करता था। यही अपना हंटिंग इन पेयर्स जिसको कहा जाता है वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर। तो बड़ा एक दारोमदार होगा कि किस तरीके से अपना ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हम लेके चलते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट और प्रेशर भी होता है फिर एक बॉलर के ऊपर जब वो इतने अरसे के बाद वापसी कर रहा हो। बेशक अब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस बॉलर भी हो, आमिर के साथ काम करने का मौका भी मिला, बहुत एक्सपीरियंस बॉलर भी हो, इमाद वसीम की अगर बात करो, लेकिन जब आप बहुत अरसे के बाद टीम में वापस आते हैं एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज्यादा होती है। मैंने कहा ना लीग क्रिकेट की परफॉर्मेंस एक अपनी जगह होती है, जब आप इंटरनेशनल लेवल की बात करें उसका प्रेशर अलग होता है। तो एक्सपेक्टेशंस है, अल्लाह करे कि जो एक पैच आपको चाहिए पाकिस्तान टीम में जो फुलफिल हो सके, वो पूरा आपका वो बैटिंग ऑर्डर में उस्मान खान का बड़ा एक स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि वो मिडिल ऑर्डर के अंदर पाकिस्तान टीम का हिस्सा होंगे। लेकिन फिर मैंने जो बात बाबर आजम के लिए की, यही बात मैं उस्मान खान के लिए कहूंगा कि यार उसको कितनी एक होता है ना बैकअप दिया हुआ आपने कि यार आप पाकिस्तान टीम का एहसास हो, आपने परफॉर्म करना है, फ्री हैंड खेलो, रिलैक्स रहो, कोई आपकी पोजीशन नहीं लेगा। क्योंकि जो उसने सैक्रिफाइस किया है पाकिस्तान के लिए, लिटरली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस जैसे केसेस को बड़ा तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा स्टे ट्यून्ड न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। और ब्रेक के बाद अब हम बात करने जा रहे हैं सियासत के हवाले से, जो कि ईद के दिनों में भी हमने देखा है कि उरूज पर रही है। जहां बुशरा बीबी की बानी पीटीआई से मुलाकात करवाई गई जेल में, वहां पशीन में जलसा भी किया गया और फिर एक बार फिर पीटीआई लीडरशिप ने बड़े बड़े दावे भी उस जलसे में किए हैं। लेकिन ईद पर ख़ास तौर पर बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे वर्कर्स भी थे जो कि ये सवाल करते दिखाई दिए कि वो लोग कहाँ हैं जो ये दावा करते रहे थे कि बानी पीटीआई ईद से पहले जेल से बाहर होंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की बात कर लेते हैं, जो ये कह रहे हैं कि आज भी कुछ ऐसे सियासतदान मौजूद हैं जो पीएनए पार्ट 2 लाना चाहते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के जलसे से खिताब करते हुए बिलावल ने तमाम सियासी जमातों को मिसाके मफामत की दावत भी दे दी है। बिल्कुल, और हम ये भी देख रहे हैं कि साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब ने अपने बयान में कहा कि मुल्क भर में जलसे करेंगे और बानी पीटीआई बहुत जल्द रिहा होंगे। ये हुकूमत
हुकूमतें खत्म होंगी, आने वाली हुकूमत पीटीआई की है। उमर अयूब ने मजीद कहा कि फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत बेसाखियों पर खड़ी है। शरीफ खानदान कैदी नंबर 804 से खौफ ज़दा है। तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि पशीन जलसे से साबित हो गया कि अपोजिशन की तहरीक शुरू होते ही नाकाम हो गई है। जबकि एक बयान में तलाल चौधरी का कहना था कि अपोजिशन जमातों का नाकाम जलसा कुर्सी के हुसूल की कोशिशें, अपोजिशन को अवाम के मसाइल से कोई सरोकार नहीं है। इन्हीं तमाम तर मामला पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्जियाकार आमिर इलियास राना साहब। आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आमिर साहब ये बताइएगा कि ये जो दावा किया जा रहा था कि ईद खत्म होने से पहले बानी पीटीआई जेल से बाहर होंगी, वो तो हमने देखा कि उसमें कोई सदाकत नजर नहीं आई। लेकिन अब उमर अयूब साहब भी ये बयान दे रहे हैं कि इमरान खान जल्द जेल से बाहर होंगे। आपको लगता है कि उनके केसेस की नौयत ऐसी है कि वो वाकई आइंदा आने वाले चंद महीनों में हमें बाहर नजर आएंगे जेल से? लेकिन दो चीजें हैं। एक है कानूनी रास्ता जिस पे वो चल रहे हैं, वो ये है कि केसेस की उनकी अपील भी चल रही है। आज भी इद्दत में निकाह वाला केस चल रहा है और 11:30 बजे तक मुलतवी हुआ है। जज कहते हैं कि अगर प्रोसिक्यूटर ना आए तो मैं फैसला दे दूंगा। तो साइफर में भी चीजें क्लियर हो चुकी हुई हैं बहुत हद तक। तोशाखाना केस में उनकी जमानत हो चुकी हुई है। अब उनके बाहर आने में इन केसेस के हवाले से जिनमें सजाएं हुई हैं कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। लेकिन इशू ये है कि उनकी लड़ाई स्टेट के साथ ओपन है, उनके लोगों की, उनकी पार्टी की। अभी आप देख लें भावनगर का जो वाकया हुआ, पूरी पार्टी के जो मेन अकाउंट्स हैं उन सब ने बैशिंग की पाकिस्तान आर्मी की, आर्मी चीफ की, बड़ी खुल्लम खुला। और कहीं से उनके ऊपर ये नहीं आया कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। और ये मुसलसल आ रहा है। जनरल सरफराज शहीद हुए जो कोयटा के कोर कमांडर थे, बारिशों में जब वो गए थे, वहां से शुरू हो जाए। 9 मई देख लें, 9 मई के ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठ रहा है। ये जो फौजी अदालतों में सिविलियन के केसेस हैं, ये मैं आपको कह रहा हूं कि वो चीजें हैं जहां से उनकी रिहाई रुक सकती है, बरी होने के बावजूद या जमानत होने के बावजूद। ये चीजें उन्हें खुद से तय करनी है, अपने वकला के जरिए नहीं हो सकती। क्योंकि जो वो बयानियां देते हैं कि मुझे और मेरी वाइफ को अगर कुछ हुआ तो जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI जिम्मेदार होंगे, DDG जिम्मेदार होंगे। ये वो चीजें हैं जो शुरू से लेके अब तक उनका ना गुस्सा कम हो रहा है। और वो चाहते भी यही हैं कि वही लोग जिनको वो मुल्क दुश्मन करार देते हैं, जिनको वो मीर जाफर करार देते हैं, वो इनको अपना लें और पहली सी मोहब्बत बांटें जो जनरल बाजवा के दौर में, जनरल फैज हमीद के दौर में इनको मिल रही थी। और फिर वो रांदे दरगाह हुए, इसको लफ्ज यही कहा जा सकता है। गेट नंबर 4 पे हाजिरी की शदीद तरीन ख्वाहिश है जो उनकी कबूल नहीं हो रही। अब अगर सियासतदान आपस में बैठ के गुफ्तगू कर लें, जो कि सिर्फ और सिर्फ रुकावट है उसमें इमरान खान, क्योंकि जब उनसे या आप हम सब बात करते तो कहते हैं जी देखे उसको तो कैदी रखा हुआ है, वो कैसे कर सकते हैं। ये सब चीजें नवाज शरीफ के साथ हो चुकी हुई हैं। उसके बावजूद उनकी पार्टी भी बात करती थी, पार्लियामेंट में रास्ता बनाती थी और रास्ता लेती चली गई। ये अपने लोगों को खुद पहले जब असम्बलियों से इस्तीफे दे के चले गए, फिर असम्बलियां तोड़वा दी, वो काम किए जो आज ये नतीजा भुगत रहे हैं। तो सियासत को अगर बराए सियासत देखें तो फिर कुछ और नक्शा है। ठीक है, अगर आप ये समझें कि मैं पाकिस्तान के इदारों को घुटनों के बल अपने जोर पे ले आऊंगा तो उसका मसला कुछ और। अच्छा आमिर साहब, अभी तक जो आपने तज्जिया दी ना 110% एग्री कि उनकी लड़ाई रियासत के साथ है और उनको अपने मामला खुद ही रियासत के साथ बेहतर करने होंगे, इसमें बाकी सियासतदानों का कोई कसूर नहीं। लेकिन जिस मामले की तरफ आपने भी निशानदेही की ना कि प्रोपेगेंडा किया गया उनकी टीम की तरफ से, जो भी बहावलपुर वाला वाकया हुआ, हम उनके बारे में तो बात कर रहे हैं कि जिन लोगों ने गलत तरीके से, फेक न्यूज के तरीके से एक अलग ही पोर्ट्रे किया। लेकिन उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे जिन्होंने पंजाब पुलिस के हवाले से या इस मामले के हवाले से चुप साधे रखी है? बड़े बड़े ऑफिशियल्स तक ने कोई एक बयान नहीं दिया, यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब ले लें, उस्मान अनवर साहब ले लें, बाकी वुज़रा ले लें, किसी ने कोई गुफ्तगू नहीं की, किसी ने कोई ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट या स्टेटमेंट का मुजाहरा नहीं किया। देखिए, जब ये वाकया हुआ उसके बाद पुलिस के IG का 4 मिनट का वीडियो आप व्लॉग कह लें या बयान दे लें, वो उन्होंने पूरी वजाहत के साथ, कम से कम मैंने तो देखा है, जो आप कह रही है ना उस्मान अनवर ने नहीं किया, मैंने सुना और देखा है। और उन्होंने उसके बाद पाकिस्तान आर्मी की तरफ से प्रेस रिलीज इशू हो गई कि हमने एक JIT बना दी है। हमें कुछ चीजों पे सब्र भी करना पड़ता है। आप समझते हैं कि अगर एक पार्टी सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग कर रही है तो दूसरी हुक्मरान पार्टी उसके मुकाबले में खड़ी हो जाए, तो ऐसा नहीं होता कि मेरी और आपकी ख्वाहिश पे सारे के सारे आके जो है ना वो बयानात की बंदूकें तान लेंगे। गवर्नमेंट को कुछ और मुजाहरा करना होता है। ये काम PTI उस वक्त करती थी
कि वो फौरन ही मुकाबले पे साथ आ जाती थी। यहाँ पे फोर्सेस ने आपस में एक तय किया चीजों के ऊपर, बहुत सारी आगे के हकायक वहां क्या थे, क्या हुआ, ओवर डूइंग हुई, जिसके ऊपर JIT बना दी गई है। अब हमें उसकी रिपोर्ट का इंतजार करना होगा और उस JIT को इन्हें ओपन भी करना चाहिए। जहां पुलिस का कसूर है कि वो आम आदमी हो, चाहे वो फौजी का घर हो या किसी का भी घर हो, वो ट्रेसपासिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरे, जो ओवर डूइंग फिर इनकी तरफ से हुई उसके ऊपर ISPR की प्रेस रिलीज भी आगे हमें वेट करना पड़ेगा। हम अगर ये कहें जी मरियम नवाज क्यों नहीं बोल रही, बुधरा क्यों नहीं बोल रहे, तो वो मामला उनकी अपनी मातहत पुलिस का था और पाकिस्तान फौज का था, जो तय हो चुका कि JIT बना के उसके अंदर जो भी किसी का कसूर है वो बताया जाएगा। लेकिन अगर आप और हम निशानदेही करें कि ये ज्यादती हुई है तो वो बात दुरुस्त है, लेकिन अगर उसके बाद हम क़यादत को निशाना रख लें कि जी ये तो यही कुछ कर रहे हैं सारे पाकिस्तान में, इसलिए इनके साथ भी हो रहा है, तो उसका बड़ा उसकी बात दूसरी तरीके से की जाएगी। ठीक है। और दूसरी तरफ आमिर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं अपोजिशन ने जो तहरीक शुरू की है उसके फ्यूचर को किस तरह से देख रहे हैं? पशीर में जो जलसा किया गया है उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि लाहौर, कराची, पेशावर, पिंडी यहाँ पर भी जलसे किए जाएंगे। आपको लगता है कि इजाजत मिल जाएगी और ये जलसे बड़े भी हो सकते हैं? पशीन का जो जलसा है, अगर आपने देखा हो, जो लोग इनकी तारीफ करते हैं इस अपोजिशन के साथ खड़े हैं, उन्होंने उसे फ्लॉप जलसा करार दिया और वो कामयाब जलसा नहीं था सुबह 10 बजे जो जलसा किया गया। अब आगे देखें, जो राइट है अपोजिशन का उसको कोई नहीं डिनाई कर सकता कि उनका जलसे करना, जुलूस निकालना अपने मौक़िफ़ के लिए, ये वो जमहूरी तरीका है जो उन्हें करना चाहिए कि कानून को हाथ में लिए बगैर वो करने दें और उनको इजाजत भी मिले। जैसे इस्लामाबाद के लिए जलसे की इजाजत मिल गई थी, हाई कोर्ट ने इंटरवीन भी किया, DC ने इजाजत दे दी थी, तो उन्होंने खुद 27वीं शब की वजह से इस्लामाबाद में जलसा मनसूख कर दिया था। अब 21 अप्रैल से वो पंजाब में करने जा रहे हैं, इस्लामाबाद में कब करेंगे? जब आएगा हम देखेंगे। मेरा ख्याल है कि इजाजत मिलेगी और मिलनी चाहिए, क्यों ना मिले, वो उनका राइट है। जो अपोजिशन जलसे, ये काम PMLN पीपल्स पार्टी खुद भी करती रही, JUI करती रही, लेकिन उस जलसे में जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान की दोबारा तज़हीक की गई, वो ज्वाइंट अपोजिशन को बहरहाल नुकसान पहुंचा गई है। वो आसान काम नहीं हुआ। जहां लोगों को इकट्ठा करने में PTI बड़ा काम करती है, वहां मौलाना फजलुर रहमान के लोग भी बहुत होते हैं, तो उनके साथ तो वहां पे बहुत आप इन जलसों के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये खबर बताइएगा क्या ये दुरुस्त है या वाकई में, मतलब जो मैं सवाल करूं और आपका तज्ज़िया इस बारे में क्या राय रखता है कि कुछ लोग जो PTI के हैं उन हलकों से ये आवाज उठती हुई नजर आ रही है कि चूंकि इन जलसों में कहीं बानी PTI का चेहरा नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है, कोई बैनर नहीं है और माइनस बानी PTI के हवाले से बात हो रही है, तो यही वजह है कि जलसे करने की, रैलियां निकालने की इजाजत दी जा रही है। आपको इस खबर में कोई सदाकत नजर आ रही है? देखें, शेर अब्दुल मरबत साहब जेब से निकाल के पोस्टर खड़े हो जाएं, तकरीर के दौरान सामने तस्वीर रख लें, कौन मना करेगा? ये तो वही बहादुर है ना जो KP में जब कोई भी नहीं निकला था तो निकल आए थे, ये पंजाब में भी आ गए थे। तो हम मफरूजों पे जाने की बजाय कि इस तरह की अगर अपोजिशन मौजूद है जो कंप्रोमाइज इमरान खान पे कर गई है, तो बेहतर है फिर वो ना ही हो अपोजिशन, तो मतलब कुछ और होना चाहिए ना। मैं उनका केस किस लिए लड़ूं इस बुनियाद पे कि जी उन्होंने कंप्रोमाइज किया है, उनको डरा दिया गया। भाई फिर डरे हुए तो घरों में बैठे, आप सियासत करने आए हैं, आप पाकिस्तान की फौज को ललकार रहे होते हैं खड़े होके कि तुम ये करोगे तो हम करेंगे। उस जलसे में क्या कुछ नहीं हुआ, तो फिर कौन सा डर है इमरान खान की तस्वीर का? आपने क्लिप नहीं देखा अभी अली मादिल शेख वाला, जहां इमरान खान की तस्वीर पीछे से वर्कर ने निकाली और उन्होंने कहा नीचे करो इसे। अब ये तो फिर इनका सवाल है ना कि वो नाम ले ना ले। मेरे ऊपर और आपके ऊपर तो सवाल बाद में आएगा ना कि मीडिया के ऊपर कोई पाबंदी है या नहीं है। भाई हिम्मत तो खुद पकड़ो ना, ये मैंने और आपने नहीं पकड़वानी उनको हिम्मत। अभी तुम क्यों डरे हुए हो? डरे हुए हो तो फिर कुछ और करो। बहादुर बनते हो, फौज पे तनकीद करते हो तो इमरान खान को भी साथ में रख लो अपने, इसमें क्या मसला है? ठीक है। और बिलावल की जो स्टेटमेंट आई है गुज़िश्ता रोज, वो जो कह रहे हैं कि कुछ सियासतदान अभी भी ऐसे मौजूद हैं जो कि PNA पार्ट 2 लाना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये अब पॉसिबल हो सकेगा? देखिए, ये वही PNA पार्ट 2 जिसको कह रहे हैं, जिसके हम जलसों का जिक्र कर रहे हैं। मैंने तकरीर उनकी सुनी थी, वो किसी और तरफ इशारा नहीं कर रहे थे, तो वो अपने नाना का जिक्र कर रहे थे कि 9 सितारे बने थे और वो क्या काम कर रहे थे। वो अब इनको कह रहे हैं और आज खुद को अपने आप को दायरा सिंध में हुक्मरान है, बलोचिस्तान में हुक्मरान है और मरकज में हुक्मरानी उनकी वजह से कायम है। तो जब वो बात कर रहे हैं थोड़ा सा वो खिफत भी मिटा रहे हैं जो उन्होंने आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के हवाले से सख्त तरीन बयान दिए और आज वो मुफाहमत की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो गायब है ना इक़्तिदार मरकज में आने के बाद और सूबे के बाद कल पहली दफा आए, तो वो एक नए मैसेज के साथ आए। अल्लाह करे कि जो बात हमने पहले कही कि PTI की क़यादत भी ये समझे कि हमें सियासतदानों से बातचीत करनी चाहिए और ये भी जब पैगाम दे रहे हैं, और शहबाज शरीफ तो थकते ही नहीं है इस बात के कि हमें बातचीत के से रास्ता बनाना चाहिए। अगर ये कर लें तो देखें फिर आपको रास्ता बंद।
सकता है। सियासत का काम है रास्ता बनाना। आप घुटने टिका के लोगों के, इदारों के ये समझते हैं कि हम टिकवा भी लेंगे और अपना रास्ता निकाल लेंगे, तो कोशिश तो आप कर ही रहे हैं। 9 मई भी कर ली, 8 फरवरी को इलेक्शन भी हो गए, आगे भी देख लें, क्योंकि आप मुसलसल जो इल्जाम लगा रहे हैं वो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे पे लगा रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी चीफ पे लगा रहे हैं कि जी ये सब कुछ कर रहे हैं। तो फिर वो बाकी सियासतदान तो फिर मुफाहमत पे कह सकते हैं ना कि जी ठीक है, जब आपका दिल करे बात कर लीजिएगा, वरना असम्बली तो कायम हो गई है, बैठ गई है, आप अपने लोगों को इख्तियार दे दें। ठीक है। अच्छा आमिर साहब, जहां हमने दीगर सूबों के हवाले से इलेक्शन को कम से कम सेव कर लें। ठीक है आमिर साहब, जहां पर हमने दीगर सूबों के हवाले से भी बात की है मुख्तसरन, क्योंकि ईद के बाद दोबारा से सियासी माहौल को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ईद पर एक कंट्रोवर्सी जो थी वो बड़ी सामने आई। अब कुछ लोगों को मज़हक का खेस लग रही है और बैसित खातून मुझे तो बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि मुझे तो अभी तक मार्केट में 400-500 रुपये का जोड़ा नहीं मिलता, लेकिन इसमें बुखारी साहिबा ये कह रही थी कि 800 रुपये का जो जोड़ा है वो मरीम साहिबा लेके चलते फिरते पहन लेती हैं, और जिस किस्म के वो चीज़ें इस्तेमाल करती हैं बहुत सस्ती होती हैं। बड़ा इसको लोगों ने क्रिटिसाइज किया। आपको भी पता है कि मरीम साहिबा का पहनने का मयार क्या है, उनकी चीज़ों का वो जोड़ा या वो जूता किस तरह से खरीदती हैं। उनकी गवर्नेंस के हवाले से भी मैं बात करना चाहूँगी कि ओवरऑल आपको इन ईद के दिनों में पंजाब में गवर्नेंस का मयार कैसे लगा। और तीसरा एक अहम इशू जिसको मैं और अनवार भी ब्रेक में जिक्र कर रहे थे कि कल हम इंशाल्लाह इस पर गुफ्तगू भी करेंगे, 4 रुपए कमी की गई है रोटी में, जो कि बहुत अच्छी बात है, उनकी तरफ से अच्छा स्टेप लिया गया, लेकिन आपको लगता है कि इस पर इंप्लीमेंट हो सकेगा? क्योंकि नान भाई एसोसिएशन ने तो वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो इस ऑर्डर को तस्लीम नहीं करेंगे, फैसला मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। आपको लगता है कि वो इंप्लीमेंट करवा पाएंगी? देखिए ये वो है, कल ट्वीट किया और पंजाब गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशंस कर दिए मुख्तलिफ अजला में, और साथ ही इनकार भी आ गया। अब अमल दरामद क्या आप डंडे से कराएंगे या बैठ के करेंगे? क्योंकि नान भाई एसोसिएशन, अगर उनको गंदम सस्ती मिलनी शुरू हो गई है तो रेट डाउन होना चाहिए। ये जवाब नहीं होना चाहिए कि जी चूंकि और चीजें महंगी हैं, वो तो हर चीज ही महंगी होती है, सस्ती तो पाकिस्तान में होती कोई चीज नहीं है। लेकिन जो मरियम नवाज ने कल या परसों एक और ट्वीट किया था, गंदम की सरकारी सतह पे खरीद ना होने पे लोग सवाल कर रहे थे कि जी आप कम खरीद रहे हैं, रेट किसानों को कम मिल रहा है। तो उन्होंने कहा था कि आलमी दुनिया में पूरे तौर पे गंदम के रेट गिरे हैं, हम भी देख रहे हैं, और मार्केट को हम नहीं करेंगे कि जी मार्केट की जो कीमतें हैं वो ओपन हो। लेकिन चूंकि अब आपने एक नोटिफिकेशन कर दिया है उससे अगले मरहले में, तो आप अमल करके दिखाइए, लोगों की उम्मीदों पर उतरिए पूरा। लोगों की ख्वाहिश है कि चीज़ों की कीमतें कम हो, इतदाल पे आए। जैसे रमज़ान शरीफ में पंजाब गवर्नमेंट ने ओवरऑल एक अच्छी परफॉर्मेंस की कि चीज़ों को फौरी तौर पे, जैसे प्याज की थी चीज़ें, कुछ चीज़ों की एक्सपोर्ट रोकी गई, चीज़ें कंट्रोल में आए। लेकिन ईद पे तो फिर शुतर बेमार थे हमारे ताजिर। उम्रे पे माशाल्लाह इस तरह निकलते हैं कि जिस तरह इसके बाद इनसे पारसा कोई नहीं, लेकिन लूट मार में भी कोई कमी नहीं है। तो ये वो मैकेनिज्म है जिसके दरमियान में गवर्नमेंट को आना पड़ेगा कि आप अशिया की होर्डिंग ना होने दें और वाफिर मिकदार में चीजें मिलें, लोगों को सस्ती मिलें, लोग खुश हो जाएंगे। नहीं होंगे लोग पहले बदुआएं दे रहे हैं और दे देंगे, आप अच्छा करेंगे लोग दुआएं देंगे। यही हुक्मरानी का म्यार जांचने का होता है कि जी आप आम आदमी के लिए कितनी सहल बनाते हैं जिंदगी या मुश्किल बनाते हैं, उसी के ऊपर आपका डिपेंड। मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, वो 800 रुपए वाले जोड़ा वाला आपकी बेगम को मिल जाता है मार्केट में इजीली 800 रुपए का जोड़ा? मुझे तो नहीं मिला। अल्लाह ताला सब पे आसानियां करे। हम मतलब मैं समझता हूँ कि वो स्लिप ऑफ टंग है, वजाहत उन्होंने उसकी खुद देनी है, क्योंकि मजाक बनवाया अपना भी, लीडर का भी नहीं बयान देना चाहिए था। जैसे फवाद चौधरी ने डिफेंड किया था ना 55 रुपए किलोमीटर हेलीकॉप्टर में, तो अब मैंने उसके बाद उनका जवाब नहीं देखा। हो सकता है कहीं वो वजाहत करें, क्योंकि जाहिर है कि ये इसको स्लिप ऑफ टंग्स के अलावा मैं नहीं कर सकता। ना तो वो ये कि जानबूझ के उन्होंने बोला ना जोड़ा मिलता है, मेरा नहीं ख्याल के जो किसी आप मुलाजिम को भी दे दो 2000 रुपए से कम का कोई सादा सा जोड़ा भी मिल जाए। ठीक है आमिर साहब, लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगा। बड़े अहम दौरे पाकिस्तान में होने वाले हैं, सऊदी वफ़द भी आज आ रहा है और मंडे को अब ये कहा जा रहा है कि ईरानी सदर भी पाकिस्तान का दौरा करेंगे। साले जफर साहब की ये स्टोरी है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, यकीनी तौर पर आपकी भी इस पर नजर होगी। जानना मैं ये चाहूंगा कि इन दौरों को आप किस तरह से देख रहे हैं, और साथ ही साथ बहुत सी चामगोइयां हैं जो कि सोशल मीडिया के थ्रू ही हम तक पहुंचती हैं कि ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान फिर किसी जंग का हिस्सा तो नहीं बनने जा रहा, पाकिस्तान पर किसी किस्म का प्रेशर है, क्योंकि अगेन हमें फिर वो बैलेंस करना पड़ता है चीज़ों को, अमेरिका और चाइना के दरमियान इन तमाम चीज़ों को लेकर। पाकिस्तान का जो कल फॉरेन ऑफिस में ईरान की तरफ से इसराइल पे जो हमला हुआ, मेरा ख्याल है वो एक बैलेंस जवाब था कि हम किसी की पार्टी नहीं बन रहे, हम किसी प्रॉक्सी में नहीं जा रहे। हमें इंडिया ने चौकन्ना किया,
हम पे हमला किया, हमने जवाब दिया, ईरान ने किया, हमने जवाब दिया। मेरा ख्याल है यही पॉलिसी सबसे बेस्ट है जो इस वक्त जारी है कि आप अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ें, इस असूलों की बुनियाद पे आप किसी की हमायत या मुखालफत करें। ईरान का दौरा कोई पाकिस्तान के तजारती उस हवाले से कोई ब्रेक थ्रू नजर नहीं आ रहा, लेकिन सऊदी वजीर खारजा जो पहुंच रहे हैं वो $5 अरब की सरमायाकारी को मैच्योर करने आ रहे हैं, क्योंकि इसके 2 हफ्ते के बाद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान मुतवक्को है, जिसमें ये एग्रीमेंट हो जाएंगे कि $1 अरब के वो रकडिक के शेयर खरीदेंगे। त्यामिर बाशा डैम है, माइनिंग मिनरल्स में है, सेहत में है, और हमारे जो मौजूदा रिफाइनरी हैं छोटी, उनको कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट है। जो दुनिया में एक अच्छा मैसेज जाएगा, IMF से नेगोशिएशंस में अच्छा जाएगा कि जी देखें, जहां हम आपके कल हमने $1 अरब की जो है मैच्योरिटी पे वो कैश कराया 2014 वाला 10 साल के बाद, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अल्लाह करे कि चलती चली जाएं, और उसमें वही होगा कि सियासी इस्तेकाम भी निकले, जलसे जुलूस भी होते रहें, अपोजिशन अपना काम करे, गवर्नमेंट अपना काम करे, इन्वेस्टमेंट आ जाए, तो हमारे लिए बेहतरी के रास्ते हैं। वरना देखें, हमारे पास कोई खाई में तो हम पड़े हुए हैं, हमें निकलना है। ये नहीं है कि हम गिरने वाले हैं, हम खाई में पड़े हुए हैं इस वक्त। हमें खुद ही अपने बाजुओं पे हिम्मत करके निकलना होगा, और उसमें मुझे और आपको सबको अपना अपना हिस्सा डालना होगा कि उम्मीद पे दुनिया कायम रहती है और मुसलमान ना उम्मीद होता नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तज़कियाकार आमिर इलियास राणा साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आप ज्वाइन करें। स्टे ट्यून्ड न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान वंस अगेन। और ईद के बाद भी कह लीजिए, ब्रेक के बाद भी कह लीजिए कि कोशिश हमारी यही होती है कि जो हमारे ये वाले लास्ट 2 सेगमेंट्स होते हैं थोड़े से इंटरटेनिंग होने चाहिए। और ईद के बाद वो कहते हैं कि छुट्टियों का बज़ तो खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी आपको नॉर्मल रूटीन में आने के लिए ना काम तो साथ साथ चल ही रहा है, थोड़ी थोड़ी इंटरटेनमेंट। हाँ, ये वैसे इन्होंने बात बिल्कुल ठीक किया अनवार ने कि थोड़ा टाइम लगेगा। दिल तो चाह रहा था कि हम ऑफिस आते, लेकिन ऑफिस आने के बाद अब फिर थोड़ा सा वो होता है ना कि नहीं, पूरे एक हफ्ता बड़ा रिलैक्स गुजरा है, थोड़ा सा रेस्ट दोबारा हो जाए। तो अपनी इस सिचुएशन में हमने आपको थोड़ा सा रेस्ट और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने के लिए आज अपने स्टूडियोज में एक गेस्ट को बुलाया है जो कि सिंगर हैं। अनस राजपूत ने हमें ज्वाइन किया। अनस, बहुत शुक्रिया एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। तकरीबन 7 साल हो गए आपको गाना गाते हुए जी। कैसे? ये शौक कैसे पैदा हुआ? बस बचपन से ही था। बचपन से था? बिल्कुल। तो खुद ही सीखते रहे फिर, या फिर कहीं से सीखा भी है? नहीं, मैंने तकरीबन 1 साल वोकल की क्लासेस ली हैं। अच्छा, ठीक है। तो स्कूल में भी कोई परफॉर्मेंस करते रहे हैं, स्कूल में या कॉलेज में? स्कूल में तो नहीं, लेकिन कॉलेज में जाके ज़रा वो शौक ज़रा ज़्यादा बाहर आने लग गया, तो कोशिश की कि उसको निकाला जाए बाहर। तो साथ मुश्किल भी तो हो जाता है ना, फिर आपको पढ़ाई मैनेज भी करनी है, आपको अगर आपको पैशन है तो फिर किस तरह से बैलेंस करते रहे दोनों चीज़ों को? बस कोशिश की थी। अच्छा, थोड़ा बहुत। तो उसमें कामयाब हुए या नहीं हुए? नहीं, बस इतना कर लेते थे जरा पास हो जाए। अच्छा, जरा ज़्यादा फोकस जो है वो सिंगिंग पर नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो अभी क्या क्या अचीवमेंट्स ऐसी हैं जो हासिल कर चुके हैं, और आगे क्या क्या ऐसी अचीवमेंट्स आप देख रहे हैं जो आप चाहते हैं कि आप हासिल करें? अचीवमेंट तो ये है, एक बेसिकली यूट्यूब चैनल है एक मेरा छोटा सा। ठीक है। 2.5 लाख सब्सक्राइबर हैं उस पर। माशाल्लाह, इसको छोटा चैनल ही वैसे कहते। तो मतलब कोशिश की थी थोड़ी सी उसको चलाने की, तो बस थोड़ी सी नहीं, ये अच्छी बात है कि अगर 2.5 लाख लोग अभी आपको इस लेवल पर सुन रहे हैं, तो इंशाल्लाह जब आपको मजीद मकाम अता करेंगे तो फिर मजीद लोगों में इजाफा होगा, आपकी ऑडियंस बढ़ती चली जाएगी। तो इन 7 सालों में आपने कितनी ओरिजिनल गाए, कितने कवर, क्या रहा एक्सपीरियंस आपका? पहला जो फेस था सिंगिंग का, पहले 4-5 साल तो इंसान सीखता है कि करना क्या है, कहाँ जाना, कौन सा जॉनर अडॉप्ट करना है, ये वो ना। तो अभी ओरिजिनल की तरफ मैं आया हूँ 1 साल पहले। 1 साल पहले एक मैंने ओरिजिनल किया था, एक अभी किया है जो मेरा कल ही रिलीज हुआ है, जिसका नाम है जाने की हूँ। ठीक है, तो जो फिर कल रिलीज हुआ है वही सुना दें हमें। जी जरूर। अच्छा, वैसे सुनने के बाद तो यही लग रहा है कि जो जॉनरा आपने अपने लिए वेलकम किया है वो थोड़ा सा सैड है, बहुत से उदास से, और अरिजीत से बड़े इंस्पायर्ड लग रहे हैं। ऐसा ही है? असल में हमारी एज भी वैसी है ना कि हमारे दौर में जरा आतिफ असलम वगैरह हो गए, अरिजीत सिंह हो गए, तो इनको सुन सुन के इनका ही म्यूजिक जो है वो माइंड में बैठा हुआ है। तो वो जो हम जब अपनी कोशिश करते हैं कुछ निकालने की, तो उनके जैसा ही जॉनर निकलता है। अच्छा, वैसे जॉनरा तो वो लोगों का भी है ना जो बड़े रैप और बड़े पॉप सॉन्ग्स गा रहे होते हैं, और सिद्धू मूसेवाला, ये भी आप ही की जनरेशन के लोग हैं, तो उनकी तरफ आपने कितना क्यों नहीं उसको किया? नहीं, वो अंदर से ही नहीं ना आया, अंदर से फीलिंग नहीं आई। तो फील नहीं आई उसमें। आपका जो फेवरेट सिंगर है वो कौन सा है? मेरे फेवरेट सिंगर तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद है वो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान है। अच्छा। उसके बाद जो
आजकल के दौर पे कह लें जरा फलक शबीर है। फलक को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, फलक को तो हमने देखा कि हाँ खैर वो इस तरह के भी गाने बहुत गाते हैं, और दूसरा ये कि थोड़े बीट जिसकी हाई हो वो भी फलक बहुत ज्यादा करते हैं। तो कैसा रिस्पॉन्स अभी जा रहा है आपकी सिंगिंग का? सिंगिंग का रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मतलब सारे अप्रिशिएट करते हैं। इस गाने में भी बहुत अप्रिसिएशन मिल रही है, लिरिक्स के वाले से, कंपोजिशन के वाले से। ठीक है, तो लिरिक्स किसकी थी? लिरिक्स जो है मेरे दोस्त के थे। अच्छा। तो उसमें जरा हमने आपस में साथ बैठ के इसको कंपोज भी किया और लिखा भी। वेरी नाइस। तो अभी एक्टिविटी क्या चल रही होती है, मतलब घर की हद तक है या फिर कुछ इवेंट्स में भी? जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक माहौल सा बन गया है कि न्यू सिंगर्स जो हैं, जो भी सीख रहे हैं, उनको वेलकम किया जाता है डिफरेंट बड़े बड़े होटल्स की तरफ से, इवेंट्स ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से। नहीं, फिलहाल तो अभी कोई ऐसा नहीं है। जी जी। तो अभी इंशाल्लाह कोशिश है, मेहनत करते रहेंगे तो इंशाल्लाह जरूर। नहीं, बहुत अच्छी बात है, मेहनत तो करते रहना चाहिए। और बाकी कौन से गाने हैं, कौन कौन से सिंगर के गाने अच्छे गा लेते हैं फिर आप? कोशिश करता हूँ सबको ही गाने की। अच्छा, पाकिस्तानी OSTs हमने देखा है कि बड़े हिट हो जाते हैं मुख्तलिफ ड्रामास के। आपका कोई ऐसा फेवरेट OST जो आपको बड़ा पसंद हो? वो आजकल सबका फेवरेट है, कौन सा? मुर्शिद। तो सुना दें फिर। जी जरूर। जबरदस्त। मैंने अच्छा वैसे ये सुना है मुख्तलिफ इंस्टाग्राम पर रील्स में, मुझे नहीं पता था कि ये OST है। तो लेकिन मजा आया मुझे, आपने भी बड़ा भरपूर अंदाज से उसको गाया, और ये गाना के वाकई यार लिरिक्स तो बड़े कमाल के हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और जिस तरह से उन्होंने गाया भी है, मैं ये देख रहा था, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आपने परफॉर्म किया है। तो आपका जो YouTube चैनल है, फिर डिफरेंट सिंगर्स के गाने आप वहाँ पर अपलोड करते रहते हैं अपनी आवाज़ में? जी जी बिल्कुल, हर वीडियो में जो है मतलब मैशअप मैं तैयार करता हूँ 3-4 सॉन्ग्स का, तो उसमें मैं गाता हूँ। अभी रिसेंटली ये गाना भी आया है अली जफर का और अताउल्लाह ईसा खिलवी का, अगर वो भी आपने सुना हो? जी जी सुना तो है। सुना, ठीक है। तो वो कैसा लगा आपको? अच्छा सॉन्ग है। इस तरह के जो फ्यूजन्स अब बन रहे हैं, इस तरह के आर्टिस्ट कोलैबोरेट कर रहे हैं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, ऐसी कोलैबोरेशन करनी चाहिए। तो मतलब जो है आजकल की जो नौजवान नस्ल है, ज्यादा से वो जो शहरी लोग कह सकते हैं कि वो मतलब ईसा खिलवी को जरा भूल चुके हैं, तो उन्होंने जरा नए अंदाज में करके उनको याद दिलवाया कि हम जैसे लोगों के वो भी एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के। ठीक है, तो कोई आप वेलकम बैक टू वंस अगेन जनाब। हमारा जो प्रोग्राम का ये सेगमेंट है, ये हमारा हेल्दी वेल्दी सेगमेंट है, और उसमें आज हम एक ऐसी अल्लाह ताला की नेमत को डिस्कस करने जा रहे हैं कि जिसको हम देख रहे हैं कि अब बेशुमार जगहों पर हमें उसकी रेडियां नज़र आ रही हैं, क्योंकि जैसे ही गर्मी का मौसम आता है तो सब लोगों में ये सब्जी जो है बड़ी ही मकबूल और बड़ी ही पसंदीदा समझी जाती है। घर में दाल चावल बने हो तो आपको खीरे नज़र आते हैं, सलाद प्रॉपर ना भी बनी हो तो आपने खीरे के 4 पीस किए और आपने सामने मेहमानों के आगे भी रख दिए और अपने आगे भी रख लिए। और दोपहर के औकात में भी कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा गर्मियों में सलाद का इस्तेमाल करें, तो भी हम देखते हैं कि खीरे लोग बड़े पसंद करते हैं। और वो लोग जो डाइट पर होते हैं वो खीरे की स्मूदीज भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपना वेट रिड्यूस करने के लिए। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इस पे मिर्च मसाला और लेमन डालकर भी कुछ लोग अपनी खुराक को इसको एज मील जो है वो ले रहे होते हैं, और होना भी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन मौजूद हैं जिसको आज हम अपनी डाइटिशियन के साथ डिस्कस भी करेंगे। डॉक्टर सारा मजहर साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो बहुत ही एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाह रही हूँ, जो अमूमन घर के बुजुर्ग भी होता है और घर के खवातीन भी। पहले तो मुझे ये बताएं कि खीरों के भी टाइप्स हैं, क्योंकि हमने ये सुना है कि देसी खीरा भी होता है, वलायती खीरा भी होता है, और पता नहीं शायद वो देसी खीरा होता है जिसको ऐसे ऐसे करके मतलब आपने काटने के बाद करें तो उसका जहर निकालना है, तो ये एक कड़वापन, कड़वापन निकालना है। तो ये क्या है कि मतलब देसी खीरा ज्यादा ताकतवर होता है और वलायती खीरा ज्यादा उतना अच्छे इसमें न्यूट्रिशन नहीं होते? ठीक है, पहले हम टाइप्स की बात कर लेते हैं, देसी और वलायती जैसे आपने डिस्कस किया। तो एज इट इज कोई डिफरेंस नहीं होता, एरोमा और फ्लेवर का डिफरेंस होता है, वाटर कंटेंट, कार्बोहाइड्रेट्स, कैलोरीज और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इवन वो सब के अंदर इक्वल होते हैं। ठीक है, जस्ट फ्लेवर एरोमा जिसको आप कह सकते हैं उसका डिफरेंस होता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। उसके अलावा आपने दूसरी बात की कि वो कड़वापन और वो एक बड़ी रॉन्ग प्रैक्टिस है। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप उससे उसका कड़वापन निकाल रहे हैं या जहर निकाल रहे हैं। जहर कैसे आ सकता है? आप वैसे ही कट करके नॉर्मली जो खाते हैं, क्या उनके अंदर वो पॉइजन नहीं जाता? सोचने की बात है ना, ये बिल्कुल एक नॉर्मल सी प्रैक्टिस है, वैसे ही लोगों में थ्रू आउट वो चली आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पीएच
जैसे लोग कहते हैं इसका सूदिंग इफेक्ट है, उसको नॉर्मलाइज करना वो एक अलग चीज है, लेकिन इस प्रैक्टिस से नहीं। मुझे अभी तक ये मैं नहीं हो रहा कि देसी वाला कौन सा, वलायती वाला कौन सा। देसी वाला वो जो थोड़ा ग्रीन और येलो होता है। हाँ जी बिल्कुल, इसमें साइज का डिफरेंस आता है। अच्छा। और आप बाहर से उसके कलर से चेक कर सकते हैं। डार्क ग्रीन वाला जो डार्क ग्रीन होता है वो देसी होता है, और वलायती का शेड आपको थोड़ा अनइक्वल और साइज ज्यादा, वाटर कंटेंट ज्यादा और ज्यादा फ्रेश लुक में नजर आएगा। देसी इतना फ्रेश लुक में आपको नजर नहीं आएगा। देसी ज्यादा फ्रेश लग रहे होते, ग्रीन ग्रीन वो ग्रीन लग रहे होते हैं, लेकिन जब साथ जाके देखते हैं वो स्मूथ टेक्सचर और वो चीजें वो आपको फ्रेश नहीं लगेगा, वो नहीं होता। और दूसरा एक ये भी बड़ा कॉन्सेप्ट है कि खीरे के बाद आपने पानी नहीं पीना, जैसे अब खरबूजे आने वाले हैं, तरबूज आने वाला है, कि इसके बाद हैजा हो जाता है पानी पीने से। बिल्कुल आपने ठीक बात की। देखिए एक रॉन्ग प्रैक्टिस से तो आपको हैजा, डायरिया, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप ये देखें कि आपने खरबूजा ले लिया, वाटरमेलन ले लिया, खीरा ले लिया, इन सारी चीज़ों में वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। जिस चीज़ में पानी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो, वाटर कंटेंट आपकी बॉडी को जितना पानी रिक्वायर्ड है आपने वो वेजिटेबल्स या फ्रूट से फुलफिल कर लिया। उसके बाद अगर आप ओवर ईटिंग करेंगे, फ्लूइड इनटेक एनहांस करेंगे, तो वो कहाँ जाएगा? फ्लश आउट होगा, बाहर ही आएगा। तो ये प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग है। ये नहीं है कि हमेशा जब भी आपने खीरा, खरबूजा या वाटरमेलन कुछ भी ऐसा लेना है तो आपको हैजा ही होगा, नहीं हो सकता। आपने बहुत ज्यादा मिकदार में खा लिया, हाँ कंटेमिनेटेड हो, अगर आपने तरबूज और ये सारी चीजें बाहर से कट करवा ली हैं, वो इन्फेक्टेड हो गई हैं, बैक्टीरिया आ गया, उस चीज से हो सकता है, अदरवाइज ऐसे नहीं होता। सही, ठीक है। मतलब वाटर इनटेक ही वाटर, जब पानी ज्यादा समझ नहीं आ रही है ना, तो उसको एड्रेस कहाँ पे करना है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। ठीक है। और जो खीरे का इस्तेमाल करके अब ये भी एक मुख्तलिफ किस्म के जो डाइट प्लान्स हैं उसमें इस्तेमाल करके वजन में कमी लाई जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप ये देखें कि जब आप क्यूकम्बर को ऐड करते हैं डाइट में, फीलिंग ऑफ फुलनेस, जब आप फीलिंग ऑफ फुलनेस होगी तो फर्दर आपको कहीं से कैलोरीज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वाटर कंटेंट भी होगा। और बहुत देखिए इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट का कंटेंट, विटामिन के, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो आपको बाकी डाइट से कोई और चीज़ लेने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, भूख नहीं लगेगी। जब आपकी फीलिंग ऑफ फुलनेस, आपका स्टमक काफ़ी देर तक फुल रहेगा, सैटिस्फाइटी की कंडीशन आ जाएगी। जब आपने कुछ और खाना नहीं है तो ऑटोमेटिकली आप वेट लॉस की तरफ जाएंगे, आपकी कैलोरीज बर्न होंगी। फाइबर ज़्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होती है वो आपकी कंपनसेट हो सकती है। तो वो चीज़ एक एड ऑन होगी आपके पास एज अ प्राइमरी फैक्टर कि आपका वेट लॉस हो सकता है अगर आप ये लें तो। ठीक है। और ज़्यादा बेनिफिट क्या रहता है कि आप छिलके के साथ ही उसको खाएं या छिलके के बगैर? छिलके के साथ इस्तेमाल करने से आपने बहुत अच्छे से वॉश करना है। अब ये नहीं आप मार्केट से लाए खाया और फिर हैजा हो गया, तो वो चीज़ नहीं। डॉक्टर साहबा ने तो कहा था कि नहीं होगा, लेकिन ये हो गया, ये हो कैसे गया? तो वो इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए। कंटेमिनेशन जितनी ज़्यादा होगी, आपने रेडी से पकड़ा, उसे वॉश नहीं किया, खा लिया और बाद में आपको हैजा तो हो ही सकता है, स्टमक अपसेट हो सकता है, फूड पॉइजनिंग की तरफ आप जा सकते हैं। तो बहुत अच्छे से उसे वॉश करना है। उसके बाद आप विद पील इस्तेमाल करेंगे, फाइबर बहुत अच्छा होता है उसमें बेसिकली। अच्छा, खवातीन को हमने अक्सर देखा है कि अगर वो सलॉन्स में जाती हैं तो सलॉन्स में एक बड़ी आम प्रैक्टिस है कि आंखों पर खीरे के स्लाइसेस रखे हुए हैं, तो उससे कोई फर्क पड़ता है डार्क सर्कल्स पे या आंखों के लिए या स्किन के लिए? हाँ बिल्कुल, वो ऐसा होता है कि आपने एक बार इस्तेमाल किया और आपको रिजल्ट चाहिए तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको वो चीज़ अपनी उसमें रूटीन में ऐड करनी पड़ती है। बेसिकली वो जो फौरी तौर पे रिजल्ट आता है वो हाइड्रेशन होती है एक तो, और सूदिंग इफेक्ट होता है। पीएच लेवल जो है उसका एसिडिक नहीं होता, हमारे पास वेजिटेबल है ना तो नॉर्मल होता है। वो चीज़ आपको कंपनसेट करती है और आपको फील होता है जब हाइड्रेशन होती है, आपके पानी की कमी पूरी होती है सेल्स में, यहाँ पे जितना भी होता है वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो जब टच में आता है सेल एब्जॉर्ब तो करते हैं, तो वो चीज़ आपको हाइड्रेशन और वो सूदिंग इफेक्ट ऐसा आपको फील कराता है कि आपका स्किन ग्लो कर रही है, आई डार्क सर्कल्स चले गए हैं या आई बैग्स में कोई डिफरेंस आया। अच्छा, इसमें एक सवाल मैंने आपसे ये भी लेना है कि अभी भी हम लोग मेकअप रूम में भी डिस्कस कर रहे थे और जब से रमज़ान ख़त्म हुए हैं तब से बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, चीक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा है, पैचेस हो रहे हैं। आप जितना मर्जी मॉइस्चराइजर अच्छे से अच्छा भी लगा ले तो भी ड्राइनेस बहुत ज़्यादा, इचिंग बहुत ज़्यादा है। ऐसे में खीरा कहीं ना कहीं हमारे स्किन को हाइड्रेट करेगा, ये किस तरीके से इसका इस्तेमाल करेगा?
आप स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे, जितना सरफेस एरिया कवर करेंगे वो कवर होगा, फुल बॉडी कवर नहीं। मतलब स्लाइस काट के आप उसको मसाज कर लें, स्लाइस कट करके ब्लेंड करके आप जितना एरिया कवर करेंगे हाइड्रेशन उसकी फुलफिल होगी, बाकी बॉडी की नहीं होगी। स्किन की हाइड्रेशन, फुल बॉडी स्किन की हाइड्रेशन आपको चाहिए तो आप क्यूकम्बर को ब्लेंड करके स्मूदीज की फॉर्म में, सैलड्स की फॉर्म में, कहीं पे भी, या वो हाइड्रेटेड वाटर जो रेडी कर लेते हैं हम लोग, वो डिटॉक्स ड्रिंक होता है बेसिकली उसमें। तो आप वैसे नॉर्मली क्यूकम्बर लें, उसे पानी में ब्लेंड करें और उसमें 1 पिंच आप पिंक सॉल्ट ऐड कर दें। अच्छा, ठीक है। उससे ये होगा कि आपका जो वाटर आप इनटेक करेंगे वो रिटेन रहेगा, आपकी बॉडी में रहेगा, एज इट इज पास आउट नहीं हो जाएगा। क्योंकि डायूरेटिक्स इंसान नॉर्मली चाय कॉफी आजकल जैसे रूटीन में बहुत ले रहा होता है, तो हाइड्रेशन को मेंटेन रखने के लिए आपको सॉल्ट तो चाहिए, सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट का लेवल चाहिए होता है। तो उस लेवल के लिए आप सॉल्ट ऐड कर लें और क्यूकम्बर को आप एक बार स्मूदी की फॉर्म में ले लें। वैसे सैलड में कट करके आप उसके ऊपर जैसे बात कर रही थी मसाला डाल के, तो आप नमक डाल के वो ले सकते हैं। ठीक है। और बेस्ट टाइमिंग क्या है मतलब इसको खाने के लिए? बेस्ट टाइमिंग जितने भी हमारे पास हाई फाइबर डाइट की होती है वो आपके पास स्टार्ट होती है मॉर्निंग के बाद से। जैसे मिड मॉर्निंग स्नैक टाइम होता है 11-12 बजे, बस डिनर में ऐड नहीं करते, या बेड टाइम में, क्योंकि फाइबर लिया आपने, कोई वर्कआउट उसके बाद अगर नहीं करना, सोना है, तो फाइबर जीआई मोटिलिटी को इनहांस करता है। सोते हुए आपको प्रॉब्लम हो सकता है, डाइजेस्ट जब तक नहीं होगा। एक सवाल मेरा ये कि जैसे अगर आप 7 से 7:30 अपना लास्ट भी ले रहे हैं तो क्या तब आप खीरा इंटेक कर सकते हैं? बिल्कुल, आप तब खीरा इंटेक कर सकते हैं। लेट नाइट बस डिनर्स में 9-10 बजे टाइमिंग में आप ना करें। अगर आप 10-11 बजे ले रहे हैं तब आप ना लें। ठीक है। इसको बहुत कम अमाउंट में ले सकते हैं, जस्ट लाइक सैलड में यूज हो जाता है ना, अनियन, टोमेटोज और इन सारी चीजों के साथ। लेकिन अगर आपने बेसिक इसी को ही रखना है, कुकम्बर डाइट जैसे आजकल आई हुई है वो ही लेके जानी है और इसकी अमाउंट ज्यादा है, तो आप इसको नहीं कंज्यूम कर सकते। आप इसको डिनर अगर 6-7 बजे कर रहे हैं तब ले सकते हैं, डिनर से पहले आपका इवनिंग स्नैक है उसमें यूज कर लें। ठीक है। और स्किन के साथ साथ अगर हम अपने बालों की सेहत के बारे में बात करें तो बालों के लिए भी हेल्पफुल है, अच्छी ग्रोथ के लिए? बालों की ग्रोथ के लिए, आपके बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। उसका ये सीन होता है कि क्यूकम्बर के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट में विटामिन के, कैल्शियम और ये सारी जितनी भी चीज़ें हमारे पास आती हैं स्किन के लिए, बायोटिन हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी अमाउंट में पाई जाती हैं। और विटामिन सी और कैल्शियम साथ होता है, तो विटामिन सी, कैल्शियम और विटामिन के, इन सारी चीज़ों की एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में इनहांस कर देता है, बूस्ट अप कर देता है। सो मच डॉक्टर सारा साहिबा। और 60 रुपए में किलो में ये दस्तयाब है खीरे, जाइए और जाकर लेकर आइए। और आज 60 रुपए में हमने आपको बता दी कि आपने कैसे हेल्दी वेल्दी रहना है, अपनी सेहत का ख्याल कैसे रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सारा हमारे